पढ़ाई शुरू करते हैं सर। बहुत बहुत बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन। सर सुनो, एक चीज बता देता हूं, 149 से लेकर के सेक्शन 205 तक होते हैं 55 सेक्शंस, और मैंने कहा ये आते हैं आपके एग्जाम में 30 मार्क्स के। अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 7-8 ईयर्स देखोगे ना, तो हर सेक्शन 149, 150, 151, 152, 153, हर सेक्शन के हर सब सेक्शन से इन्होंने हर एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन बना लिया, क्योंकि सर एक तो इतने ज्यादा मार्क्स का वेटेज है, इतना लिमिटेड सेक्शन है, और इतने समय की बात कर रहा हूं मैं, 7-8 साल की। तो अगर मैं आपको हर चीज इंपॉर्टेंट 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 बोलूं ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा फोकस लाने के लिए इंपॉर्टेंट बोलता हूं, इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। और अगर मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है तो है, कल या कल मतलब बाद में जब हम कोई और चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे कि समझ लो हम वाइंडिंग अप पढ़ेंगे, तो 100 सेक्शन में तो मैं तुमको 10 सेक्शन ही बोलूंगा जो इंपॉर्टेंट है, या शायद 5 सेक्शन बोलूं जो इंपॉर्टेंट है, बाकी 95 इररिलेवेंट है। लेकिन यहां पे हर सेक्शन इंपॉर्टेंट है सर, और हर सेक्शन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 149.4 या 149.6 था। क्या था सर 149.4? हे भगवान, आपने पढ़ाया ही नहीं सर 149.4। तो हम पढ़ाया होता तो हमको याद रहता सर, हमको याद रहता है। 149.4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, 149.6 क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। अब सर आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में, 151 स्किप करवा रहा हूं मैं आपको पढ़ाऊंगा 152, ठीक है। स्किप मतलब 152 के तुरंत बाद में 151 ले लूंगा, अभी मेरा मन कर रहा है 152 पढ़ाने का, क्योंकि मस्त सेक्शन है। सुनो सर, सर 152 का नाम क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। सर अब हम ना डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की बात करेंगे। अभी तक सर हम 149 पढ़ रहे थे, जिसने बोला कंपनी को डायरेक्टर चाहिए, ठीक है भाई समझ गए, लेकिन भाई डायरेक्टर लाओगे किधर से, पैदा करोगे नहीं ना, तुमको कोई प्रोसेस सेट करना पड़ेगा ना। यस सर, प्रोसेस सेट करना पड़ेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं तुमको एक बेसिक जनरल रूल बताता हूं। एक जनरल रूल है जो सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि भैया डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होगा। तो सर हर डायरेक्टर कंपनी का जनरल मीटिंग में अपॉइंट होगा बाय वे ऑफ एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। सर ये ना दिमाग में रट लो, 155(2) सबसेक्शन 2 कहता है एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। कहां सर, इन दी जनरल मीटिंग। सर कैसे अपॉइंट होगा, बाय वे ऑफ पासिंग अ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। मतलब अगर कहीं हम अलग से बोल देंगे स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, तो वहां स्पेशल रेजोल्यूशन लग जाएगा। सर आपको पता नहीं होगा, एक नई चीज बता रहा हूं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रीअपॉइंट करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। हाँ सर पता है हमको, अभी अभी पढ़ के आए 149 सबसेक्शन 10 एंड 11। पर सर सुनो, अगर हमने अगर स्पेसिफिकली बोल दिया एसआर लगेगा तो अलग चीज है, लेकिन सर जनरल प्रोविजन ये है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा जनरल मीटिंग में और एक डायरेक्टर अपॉइंट होगा। तो सर अब एक बात बताओ, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर्स को कहां पे सर, जनरल मीटिंग में। और जनरल मीटिंग बुलाएगा कौन सर, जनरल मीटिंग को डायरेक्टर्स को बुलाना पड़ेगा। मतलब डायरेक्टर्स जनरल मीटिंग बुलाएंगे जहां पे शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे। तो भाई पहले क्या होगा, पहले जनरल मीटिंग होगी कि पहले डायरेक्टर्स आएंगे? ये तो वही बात होगी, पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई। तो सर सुनो, आंसर क्या है, आंसर ये है सर, लॉ क्लियरली बताता है कि आपका फर्स्ट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होगा, जो कंपनी में सबसे पहले डायरेक्टर्स होंगे ना वो कैसे अपॉइंट होगा। तो सर लॉ कहता है कि तुम्हारा जो एओए है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, उसमें बेसिकली कोई ना कोई तो क्लॉज होगा कि आर्टिकल ऑफ कि तुम्हारे डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होंगे। तुम एओए में लिख सकते हो, तुम तरीका लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो कि भैया हम ना जनरल मीटिंग के ये 4-5 शेयर होल्डर को अभी से बुला लेंगे और हम इसमें से डायरेक्टर अपॉइंट कर लेंगे। मतलब सर कोई भी बेसिकली आप प्रोसेस लिख सकते हो अपने आर्टिकल में कि हमारे फर्स्ट डायरेक्टर ऐसे अपॉइंट होंगे, पर जनरली सर कोई लिखता नहीं है। तो सर लिखता नहीं है तो फिर कैसे अपॉइंट होता है? तो सर लॉ ये भी कहता है कि अगर एओए में कुछ नहीं लिखा है ना, तो सब्सक्राइबर्स टू एमओए जो होते हैं ना, वो आपके डायरेक्टर्स बन जाएंगे। सर सुनो, अब हम ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात नहीं कर रहे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सिलसिला एक बार के लिए रख दो साइड में। अब हम सर सिर्फ डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, जो नॉर्मल डायरेक्टर्स होते हैं उनका अगर एओए में उनके बारे में कैसे अपॉइंट होंगे नहीं लिखा है ना, तो आप उनको अपॉइंट करोगे
only if all the subscribers to the memorandum मतलब सर जो आपका मेमोरेंडम होता है लास्ट में जो लोग साइन करते हैं ना उसको सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम बोलते हैं, उनमें उन लोगों को आप बाय डिफॉल्ट डायरेक्टर मान लेना। लेकिन सर एक बात बताओ, सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम क्या होते हैं? सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम कौन होते हैं सर? वो लोग जो बेसिकली शेयर भी होल्ड करते हैं कंपनी का। तो मेरे को एक सवाल का जवाब दो, क्या एक कंपनी सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम बन सकती है? Can a company be a subscriber to memorandum for other company? Can Tata become a subscriber to memorandum for Jio? Yes sir, absolutely, because Tata is allowed to be a shareholder, so it can also become a subscriber to memorandum. पर सर उस हिसाब से तो फिर अगर आप बोल रहे हो कि सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम को डीम्ड डायरेक्टर मान लिया जाएगा तो आपकी कंपनीज भी डीम्ड डायरेक्टर में आ गए। पर हमको तो अच्छे से पता है 149 सबसेक्शन 1 बोलता है कि डायरेक्टर्स जो है वो तो इंडिविजुअल होंगे। तो सर बात तो सही है, तो यहां पे इन्होंने जो डीम्ड डायरेक्टर का प्रोविजन बोला ना, इन्होंने बोला सिर्फ इंडिविजुअल्स जो होंगे ना सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम के, वो डायरेक्टर मान लिए जाएंगे। जितने भी सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम है वो डीम्ड डायरेक्टर मान लिए जाएंगे। और सर तीसरा इन्होंने बोला कि अगर एक 1 पर्सन कंपनी है ना, एक ही कंपनी जिसमें एक ही इंडिविजुअल मेंबर है, तो सर वो जो इंडिविजुअल मेंबर है ना वो डीम्ड डायरेक्टर बन जाएगा। जो इंडिविजुअल मेंबर है ना ही विल बिकम द डीम्ड डायरेक्टर, देयर विल बी नो अदर पर्सन फॉर द टाइम बीइंग। सर ये डीम्ड डायरेक्टर का प्रोविजन क्या है सर? ये हम ना एक फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, पहली बार एक डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं। अब वो डायरेक्टर जो अपॉइंट हो जाएगा ना इस प्रोसेस से, वो क्या करेगा, वो सर एक जनरल मीटिंग बुलाएगा और वो जनरल मीटिंग में वापस डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे और वो जो डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे ना वो अपना टेन्योर कंटिन्यू करेंगे। मतलब क्या सर, आज हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट की, हमने एमओए साइन किया, जिन लोगों ने एमओए साइन किया ना वो बन गए इसी दिन कंपनी के डायरेक्टर, वो बन गए कंपनी के डीम्ड डायरेक्टर। अब सर उनको कंपनीज एक्ट में जो भी फर्स्ट मीटिंग का क्लॉज है उनके हिसाब से उनको फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। पहला मीटिंग जो उन्होंने बुलाया ना सर, उस मीटिंग में शेयर होल्डर्स आएंगे कंपनी के, वो शेयर होल्डर्स ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे। अब भाई मेरी बात सुनना, ऐसा हो सकता है कि ये जो सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम है ये खुद ही ये लोग डायरेक्टर खुद को अपॉइंट कर लिए, लेकिन सर ऐसा हो भी सकता है कि कर लिए, ऐसा हो भी सकता है नहीं किए, जैसा कंपनी को जैसा ठीक लगे। पर सर शेयर होल्डर्स ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके डायरेक्टर अपॉइंट कर देंगे। तो सर मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई आपको पूछे कि जो ये फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं उनका टेन्योर क्या होता है, what is the tenure of the first director? The tenure of the first director is till the time directors are appointed as per the provision of this act. मतलब सर provision of this act मतलब जब तक तुम शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुला के ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवा के डायरेक्टर्स नॉर्मल कोर्स में अपॉइंट नहीं कर देते तब तक फर्स्ट डायरेक्टर की वैलिडिटी होती है। और सर ये जो डायरेक्टर शेयर होल्डर की मीटिंग में अपॉइंट हुए इसका क्या टेन्योर रहेगा? सर इसका टेन्योर वो रहेगा जितना शेयर होल्डर्स की मीटिंग में आपने पास किया है। अगर आपने रेजोल्यूशन पास किया 2 साल के लिए अपॉइंट कर रहे हैं तो 2 साल, 4 साल के लिए अपॉइंट कर रहे हैं 4 साल, 5 साल के लिए अपॉइंट कर रहे हो 5 साल। सर आप ऐसा बोल रहे हो क्या कि 5 साल के इस पे टेन्योर पे कैप है? अभी मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं, अभी मैं आपको ये बोल रहा हूं कि भैया डायरेक्टर जितने समय के लिए अपॉइंट होगा उतने समय के लिए ऑफिस होल्ड करेगा। लेकिन सर फर्स्ट डायरेक्टर का टेन्योर कब तक होगा? जब तक आपका डायरेक्टर ड्यूली अपॉइंट नहीं हो जाते एजीएम में एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ठीक है सर, ये हुआ सबसेक्शन 1 और ये हुआ सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 कहता है कि भाई 152 का सबसेक्शन 1 2 3 4 सब याद करना है। सर मैं याद करवाऊंगा, बस जितनी बार मैं बोल रहा हूं ना उतनी बार सुनते जाओ 152 सबसेक्शन 1 कहता है फर्स्ट डायरेक्टर जो होता है सर वो कैसे अपॉइंट होगा? एओए में लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम, और सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम वो जो सिर्फ इंडिविजुअल है। इनका टेन्योर क्या होगा सर? इनका टेन्योर टिल द डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी इंडिविजुअल मेंबर्स विल बी अपॉइंटेड and will be deemed as deemed first director. अब सर सबसेक्शन 2 152 सबसेक्शन 2 बेहद इंपॉर्टेंट है, कहता है every director in the company shall be appointed in the general meeting by an ordinary resolution unless otherwise specified. अगर हम कहीं और कुछ और बोल देते हैं तो उसको मान लो, वरना जनरल रूल तो यही है ओआर से अपॉइंट होगा। सर तीसरा, जिसे आपको पता है इंडिया के अगर आप सिटीजन हो ना तो आपको आधार कार्ड लगता है, ठीक है, कि भाई मैं आधार कार्ड है मेरे पास, ठीक है, आपको आधार कार्ड चाहिए इंडियन हूं बताने के लिए। अब सर सिमिलरली अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हो ना, डायरेक्टर, तो आपको एक नंबर लगेगा, उसको हम कहते हैं डिन नंबर। तुम ना नलायक हो, डिन लगेगा सर, सुनो,
if you want to appoint a person as a director, he should have something which is called as DIN. What is DIN, sir? DIN is basically Aadhaar card for directors. क्या मतलब है सर? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. हर कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स हैं ना, हर डायरेक्टर को एक नंबर लेना पड़ता है, डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ताकि सर हमारे पास एक डायरेक्टर्स का अलग से लिस्ट हो. इसलिए सर हर कंपनी में एक बंदे को डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना होता है, हर डायरेक्टर को. अगर आपके पास डिन नहीं है तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते. If you don't have a DIN, you cannot become a director. Every person who is appointed as director needs a DIN. सर कोई मेरे को बता सकते हैं इंडिया में सबसे पहला DIN किसको दिया गया था? Who was the first person who got the director identification number in India? The answer is Ratan Tata. सर रतन टाटा जी हैं जिनको इंडिया में सबसे पहले डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिला था. उसके बाद बाकी लोगों को मिलना शुरू हुआ. और ये डिन नंबर जो है, डिन नंबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर. ये कहां लिखा है सर? 152 सबसेक्शन 3 में. बहुत इंपॉर्टेंट है सर. सर आप 152 सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 एक साथ पढ़ते हैं. सर जब भी आप किसी कंपनी में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहते हो ना, तो हम 3 कंडीशन चेक करते हैं. If you want to be appointed as a director in a company, then we need 3 things. First is sir, आपके पास DIN होना चाहिए. आपके पास DIN होना चाहिए जैसा कि ऊपर 154 सबसेक्शन 3 में लिखा है. दूसरा, आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है. मतलब अगर शुभम जियो में डायरेक्टर बनना चाहता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं सर सिर्फ डायरेक्टर की बात कर रहा हूं, तो उसको सबसे पहले DIN नंबर दिखाना पड़ेगा. दूसरा उसको दिखाना पड़ेगा, कोई तो चंद्रमोहन जी तो उसका DIN नंबर भी डाल दे रहे हैं 1695. नहीं यार 1 होगा ना उनका नंबर तो. अच्छा अंबानी जी का. अरे सुनो ना यार, तुम कंफ्यूज मत करो, सुनो मेरी बात सुनो, छोड़ो. सर एवरी डायरेक्टर विल हैव अ डिन. तो आप जब एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहते हो, आप सिर्फ समझ लो, आप मैं आपका एग्जांपल लेता हूं ईशान भाई का. ईशान अगर जियो में डिन डायरेक्टर बनना चाहता है ना, ईशान को सबसे पहले अपना डिन दिखाना पड़ेगा. दूसरा ईशान को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा. क्या डिक्लेरेशन देना पड़ेगा ईशान को? कि भाई सुनो, मैं ना डिसक्वालिफाइड नहीं हूं टू बिकम अ डायरेक्टर. डिसक्वालिफाइड नहीं हूं मतलब क्या सर? सर हम एक सेक्शन पढ़ेंगे आगे जाके 164, जो अगर तुमको सीए बनने के बाद याद ना हो ना तो धिक्कार होता है. तो सर 164 क्या है? इट टॉक्स अबाउट डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर. कौन कौन डायरेक्टर नहीं बन सकता? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं सर, सिर्फ डायरेक्टर नहीं बन सकता. कौन कौन? तो सर आपको जब भी आप कहीं अपॉइंट हो रहे हो ना, आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि भाई 164 में मैं डिसक्वालिफाइड नहीं हूं, मतलब आई एम वेरी वेल क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर. और सर तीसरी चीज आपको क्या देनी पड़ेगी? अपना कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, कि हाँ मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूं, मेरी मर्जी है, मेरे को कोई जबरदस्ती डायरेक्टर नहीं बना रहा है. यू हैव टू गिव योर कंसेंट सर. दिस 3 थिंग्स are valid for any director that is being appointed on the board. Please understand, अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बन रहे हो ना, आपके पास डिन होना चाहिए. आप डायरेक्टर बनने के लिए डिस्क्वालिफाइड नहीं होने चाहिए. और आपको कंसेंट देना पड़ेगा अपना राइटिंग में कि भाई मैं ना डायरेक्टर बनना चाहता हूं आपकी कंपनी में. अब सर सुनो, अब खेल आता है फॉर्म्स का. बोले फॉर्म्स. सर एक्ट का नाम, चैप्टर का नाम भी याद करें, रूल्स का नाम भी याद करें, और फिर अपन सेक्शन भी याद करें, और अब फॉर्म्स भी याद करें. फॉर्म भी मतलब सिर्फ लॉ का एग्जाम दे दें सर, बाकी अगले अटेम्प्ट में दे देंगे, इस बार सिर्फ लॉ का दे देते. भाई लॉजिकली समझोगे ना, सब आसान है. चैप्टर का नाम क्या था? अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर. इस चैप्टर में जितने भी फॉर्म्स आएंगे ना, वो DIR से शुरू होंगे, डायरेक्टर का DIR. और ऐसे ही आगे हर चैप्टर में आपको एक लॉजिकल चीज मिल जाएगा कि भैया ये फॉर्म जो है ना, ये चैप्टर के नाम से रिलेटेड है. तो सर फर्स्ट चैप्टर जो अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर है, वहां पे सारे फॉर्म DIR से शुरू होंगे. DIR 1, DIR 2, DIR 3. और अगर आपके पास मेरे लेटेस्ट समरी नोट्स हैं, जो मतलब आपके पास होंगे, जो आपने क्लास रजिस्टर किया है विद बुक्स, तो लेटेस्ट समरी नोट्स के लास्ट में मैंने, अगर आप नीचे जाओगे एनेक्सर्स में कहीं, तो भी फर्स्ट एनेक्सर, सबसे पहला एनेक्सर जो है, वहां पे मैंने समरी भी डाल दिया है सारे फॉर्म्स का. अब सर सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पिछला पुराना वाला बुक यूज कर रहे हैं, वो पूछेंगे सर हमको ये समरी जो आपने एनेक्सर डाला है उसका 20-30 पेज दे दोगे क्या? द आंसर इज PDF में नॉट पॉसिबल. ठीक है, अगर आपके किसी फ्रेंड के पास, किसी जान पहचान वाले के पास है, तो आप प्लीज फोटो कॉपी करा लो, आई डोंट माइंड, बट PDF में आई विल नॉट बी एबल टू शेयर दैट पर्टिकुलर थिंग. आप फोटो कॉपी करवा लो.
ठीक है, तो वो आप अपने एरिया में कोई भी होगा आपके पास नोट्स, तो आप उससे पूछ करके फोटोकॉपी करवा लो, बट आई विल नॉट बी एबल टू शेयर द पीडीएफ। नाउ कमिंग बैक, सुनो सर, सुनो, कमिंग बैक टू फॉर्म। क्या बोल रहा था सर मैं, फॉर्म की बात क्यों आई? हम डायरेक्टर वाले चैप्टर में पहला फॉर्म डीआईआर है, और सर ये जो है ना सिर्फ चैप्टर 1 के लिए एप्लीकेबल है, चैप्टर 2 के लिए अलग फॉर्म है, चैप्टर 3 के लिए अलग फॉर्म है। चैप्टर 1 में जो डीआईआर है ना, यहाँ पे क्या सीन है सर, अगर ईशान को जियो का डायरेक्टर बनना है तो उसको अपना कंसेंट देना पड़ेगा, हाँ भाई मैं राजी हूं। तो सर वो जो राजी होगा ना, वो राजी होगा इन अ फॉर्म विच इज कॉल्ड एज फॉर्म डीआईआर 2। फॉर्म डीआईआर 2 इज द फॉर्म जिसमें आप बताओगे कि भैया मैं राजी हूं डायरेक्टर बनने के लिए। अब सर एक चीज ना कॉन्सेप्ट बना लो, जब भी कंपनी के पास कोई फॉर्म आती है ना, लॉजिकली कंपनी को उसको लेके आरओसी के पास जाना पड़ता है। आरओही नहीं भाई, वो आशिकी वाली आरओही नहीं, तुमको जाना पड़ता है आरओसी के पास। सर आप फॉर्म डीआईआर 12 किसको दोगे? कंपनी को, जियो को, कि भाई मैं ना कंसेंट, मैं राजी हूं मैं डायरेक्टर बनने के लिए। जियो उस फॉर्म को लेके आरओसी के पास जाएगी। सर आरओसी क्या होता है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक डिपार्टमेंट बनाया सर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जिसमें रजिस्टर ऑफ कंपनीज मेंटेन किया जाता है, जिसमें सर कंपनीज की सारी डिटेल, सारी फाइलिंग, सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न, सब कुछ मेंटेन किया जाता है सर। तो कंपनी के पास कोई भी ऐसा फॉर्म आता है ना डायरेक्टर का, उसको लेकर के, या कुछ भी आता है कंपनी के पास ना, उसको जनरली, आई एम सेइंग द वर्ड जनरली, 30 डेज का टाइम दिया जाता है कंपनी को कि भैया 30 डेज के अंदर अंदर ना तुम ले जा करके आरओसी के पास जमा करवा दो। अब सर डायरेक्टर कौन से फॉर्म में कंसेंट दे रहा है? फॉर्म डीआईआर 2। अब उस फॉर्म को कंपनी आरओसी के पास यूं ही नहीं ले जाएगी, कंपनी विल टेक इट टू आरओसी इन फॉर्म डीआईआर 12। डीआईआर 2 आया सर, एक डंडी ऐड करना, डीआईआर 12 लेके आरओसी के पास दे देना। क्यों सर? क्योंकि सर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है डीआईआर 12। डीआईआर 12 क्या है पता है? कंपनी आरओसी को अपने डायरेक्टर्स की, मैनेजरियल पर्सन के बारे में कुछ भी अगर चेंजेस हुआ है तो वो इंटीमेट करती है, और सबके लिए एक ही फॉर्म है, फॉर्म डीआईआर 12। तो सर उस डीआईआर 12 में इंटीमेट कर देना कि भाई मेरे को फॉर्म डीआईआर 2 आ गया, डायरेक्टर ने अपना कंसेंट दे दिया, हम उसको अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, अब सर मैंने क्या बोला अभी तक? मैंने बोला डायरेक्टर अपॉइंट होता है, डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए डिन की जरूरत होती है, डिन के अलावा उसको और दो चीजें चाहिए होती है, एक तो वो डिक्लेरेशन की डिस्क्वालीफाइड नहीं है, और दूसरा कंसेंट देना चाहिए, और सर वो जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू अपॉइंट होता है। अब सर एक चीज सुनो, अगर जियो ईशान को अपॉइंट करने की बात कर रहा है एज अ डायरेक्टर, तो सर अगर आप किसी को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करने की बात कर रहे हो, तो आप जो जनरल मीटिंग का नोटिस भेजते हो ना, उसमें आपको वो डायरेक्टर का पूरा डिटेल देना पड़ेगा। मतलब सर अगर मैं जियो का शेयर होल्डर हूं, ठीक है, और मैं ईशान को नहीं जानता, जियो बोली ईशान को अपॉइंट करना है, और वो कल को आके मेरे से पूछने वाले हैं कि शुभम तेरे को ओके है क्या ईशान को अपॉइंट करूं? मैं बोलूं कौन ईशान भाई? तो सर वो जब मेरे को नोटिस भेजेंगे ना, तो मेरे को ईशान का पूरा डिटेल नोटिस के साथ एक अटैचमेंट आता है, जिसको कहते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। और सर उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आप मेरे को पूरा बताओगे कि ईशान कौन है और ईशान को क्यों अपॉइंट करना चाहते हैं, क्या तुम राजी हो? तो मैं देखूंगा अच्छा ईशान का इतना एक्सपीरियंस है, अच्छा ये रिलायंस से आया है, अच्छी बात है, और फिर अपन अपॉइंट करने का अप्रूवल दे देंगे। समझा सर? सर इतना समझा तो मैं आगे बढ़ता हूं। ये 152 सबसेक्शन 1 से लेके सबसेक्शन 5 तक था, जो कि ठीक है सर, मतलब बेसिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब रॉकेट साइंस शुरू होगा सर 152 सबसेक्शन 6 एंड 152 सबसेक्शन 7, जिसको हम कहते हैं सर रिटायरमेंट बाय रोटेशन एंड रीअपॉइंटमेंट। तुमको पता है एक मूवी आ रही है RRR, रिटायरमेंट बाय रोटेशन एंड रीअपॉइंटमेंट। Sir, then what is the use of DIR2? Sonam is asking what is the use of DIR2? Sonam, DIR2 ना एक फॉर्म, स्पेसिफिक फॉर्म है कंसेंट के लिए, ठीक है, जो डायरेक्टर कंपनी को देता है। उसमें आप सिर्फ कंसेंट दे सकते हो, उसमें आप रेजिग्नेशन, उसमें आप अपॉइंटमेंट और कुछ नहीं दे सकते, आप सिर्फ कंसेंट दे सकते हो। DIR12 इज अ जनरल फॉर्म विच इज सेंट बाय कंपनी टू आरओसी एवरी टाइम देयर इज अ चेंज। मतलब क्या सर, एक एग्जांपल देता हूं। जिस ईशान ने जब DIR2 फाइल किया ना कंपनी को, तो कंपनी ने सामने आरओसी को DIR12 में बता दिया। अब अगर कल को ईशान रिजाइन करना चाहता है ना, तो ईशान दूसरा फॉर्म फाइल करेगा कंपनी को, लेकिन कंपनी तब भी आरओसी को DIR12 भेजेगी, जिसमें वो बताएगी कि भैया ईशान ने रेजिग्नेशन कर दिया। मतलब सर DIR2 इज अ स्पेसिफिक फॉर्म, DIR12 इज अ जनरल फॉर्म। कमिंग बैक सर,
152 सबसेक्शन 6, 152 सबसेक्शन 7। सर ये वापस मैं आ गया ई बुक में एमसीए के वेबसाइट में, और ये मैं आ गया 152 में सेक्शन, और 152 में अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स की बात चल रही है, और अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स में ये सबसेक्शन 6 है जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है अभी, राइट। आई वॉन्ट यू, इफ यू हैव योर स्टडी मटीरियल, अगर आपके पास आपका आईसीआई का मॉड्यूल है तो वो खोल लो, या फिर अगर आपके पास आईसीआई का मॉड्यूल नहीं है तो आप मेरे स्क्रीन पे समरी जो प्रोविजन खुली है वो खोल लो। आई वॉन्ट यू टू रीड द बेयर एक्ट वंस बिफोर वी मूव फॉरवर्ड टू, एक सेकेंड, सर पेज नंबर 1.8 है आपके मॉड्यूल का, 1.8 जो है आपके मॉड्यूल का वो एक बार पढ़ लो, ठीक है। और मेरी स्क्रीन पे देखो, मैं चाहता हूं आप एक बार बेयर एक्ट रीड करो ताकि आपको समझ आए कि भाई हलवा नहीं है, फिर अपन समझेंगे, ठीक है। एक बार बेयर एक्ट रीड करो, मैं भी रीड कर रहा हूं, जब मेरा रीड करके खत्म हो जाएगा तो मैं मान लूंगा आपका भी खत्म हो गया। सर प्लीज जेन्युइनली रीड करना, देखना आपको कितना समझ आया, और फिर देखेंगे क्या एक्चुअल प्रोविजन है। प्लीज सुनना लॉजिक क्या है। सर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं, रिटायरमेंट बाय रोटेशन, बहुत बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बेहद स्कोरिंग कॉन्सेप्ट है। सर सुनो प्लीज। सर होता क्या है, सुनना। अगर मान लो आप, मैं और अपन लोग 5 लोग मिलकर के कंपनी बना लेते हैं, ठीक है, और उस कंपनी को बाद में अपन जाकर के बहुत बड़ी कंपनी बना लेते हैं, लिस्ट कर लेते हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन अपन 5 लोग मिलकर के ही डायरेक्टर्स में बैठे हुए, हम बोले हम 5 लोग ही कंपनी चलाएंगे। तो होता क्या है सर, कंपनी सही चलती है, लेकिन होता क्या है सर, अगर ये 5 लोग जो बैठे हुए हैं, ये 5 लोग ही हमेशा कंपनी में बैठे रहते हैं ना, तो सर नॉलेज का लिमिटेशन हो जाता है कि भैया 5 ही लोगों के नॉलेज से कंपनी चल रही है, ना कोई नया एक्सपोजर आ रहा है, ना कोई नए इनपुट्स आ रहे हैं, वो 5 लोग ही पुराने घिसे पिटे तरीके से कंपनी चला रहे हैं, क्या मतलब है। तो सर लॉ ने एक क्लीन अप मैकेनिज्म बनाया। क्लीन अप मैकेनिज्म, क्लीन अप मैकेनिज्म मतलब क्या सर, हम हर एनुअल जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ना थोड़ा थोड़ा साफ करेंगे। थोड़ा थोड़ा साफ करेंगे मतलब क्या, हम क्या करेंगे ना, ये 5 डायरेक्टर में से मान लो कितने डायरेक्टर्स वो मैं एग्जैक्टली बताऊंगा, लेकिन मान लो एक डायरेक्टर को अपन निकाल देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से, ठीक है, अपन बाहर निकाल देंगे लॉ के हिसाब से। अगर शेयर होल्डर को लगता है अरे वो बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टर था, तू पागल है क्या, उसको निकाल दिया, तो शेयर होल्डर्स उसको वापस अपॉइंट कर देंगे। लेकिन सर अगर मान लो हमने निकाल दिया और शेयर होल्डर को लगता है हाँ भाई अच्छा किया, अपन ना एक नए बंदे को लाके बैठाएंगे, तो वो ना सर एक नए बंदे को ला करके भी बैठा सकते हैं। मतलब क्या सर, दिस इज बेसिकली अ प्रोसीजर वेर इन लॉ विल, लिसन टू मी वेरी क्लियरली, लॉ विल ऑटोमेटिकली थ्रो आउट a director from your board of director, and the shareholders will have the right to reappoint him to the board of director if they want. If they don't want, it's fine. मतलब सर this is simply called as a cleanup. आप अगर ऑडिट पढ़े हो तो आपके मन में बार बार वो वर्ड आ रहा है रैटिफिकेशन। रैटिफिकेशन मतलब सर हम क्या कर रहे हैं, हम हर साल रैटिफाई कर रहे हैं उनका अपॉइंटमेंट, बट टेक्निकली ये रैटिफिकेशन नहीं है।
टेक्निकली ये है सर क्लीन अप, क्योंकि सर रैटिफिकेशन में आपको सिर्फ अप्रूव करना होता है, यहां लॉ लेजिट निकाल देगा आपको, मतलब यू आर रिमूव्ड एंड देन रीअपॉइंटेड, सो बोथ आर टू डिफरेंट स्टेप्स। तो सर अगर आपको निकाल देगा ना, कितना भी बड़ा डायरेक्टर हो, मुकेश अंबानी भी क्यों ना हो, लॉ बोलता है हम निकाल देंगे। पर सर बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, बहुत सारे निटिग्रिटीज हैं, वो हम पढ़ते हैं। सर लॉ क्या कहता है, हम पहले अब सबसेक्शन 6 जो है ना सर, सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 7 की बात करते हैं। सबसेक्शन 6 जो है ना वो रिटायरमेंट की बात करता है कि भाई हम निकाल देंगे, और सबसेक्शन 6 जो है ना वो रीअपॉइंटमेंट की बात करता है कि अगर शेयर होल्डर्स चाहे तो रीअपॉइंट कर सकते हैं। सर यहां पे वर्ड रिमूवल नहीं है, रिटायरमेंट है। क्यों सर? क्योंकि रिमूवल मतलब क्या, तुमने कुछ गलत किया, हम तुमको धक्का मार के निकाल रहे हैं। रिटायरमेंट मतलब क्या, हम तुमको निकाल रहे हैं लेकिन तुम समझ लो तुम्हारी ये कंपनी में समय हो गया, हम तुमको रिटायर कर रहे हैं, तुमको अगर शेयर होल्डर्स चाहे तो रीअपॉइंट कर लेंगे। अब सर सुनो, सबसे पहला हमको वापस से प्राइवेट कंपनी से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ पब्लिक कंपनी में ही क्लीन अप करना है। प्राइवेट कंपनी उनके पैसे वो जाने। तो सर दिस प्रोविजन ऑफ 152 सबसेक्शन 6 एंड 7 इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, अब सर सुनो, होता क्या है, ये जो मैं क्लीन अप का प्रोसेस बता रहा हूं ना, ये एनुअल जनरल मीटिंग में होता है। कैसे होगा क्लीन अप, एक बार बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनना। ठीक है, तुमको क्या करना है, तुमको पता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसमें से तुम लोगों को कुछ लोगों को निकालना है। तो तुम सर सबसे पहले लिखो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने हैं ये तुम लिखो। ठीक है, पर सर सुनो, अब ये टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर पे थोड़ी बात करते हैं। सर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में बहुत सारे, कंपनी में ना बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं। कुछ डायरेक्टर्स तो जनरल मीटिंग में जो अपॉइंट होते हैं, जो ओरिजिनल ऑर्डिनरी डायरेक्टर्स होते हैं। कुछ होते हैं सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी, जो वापस से जनरल मीटिंग में अपॉइंट होते हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो उनका कंपनी में रोल बहुत अलग है। तीसरे होते हैं कुछ डायरेक्टर्स जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद अपॉइंट करता है। सर आगे चल के हम एक सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 161, जो मैं अभी नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको। सेक्शन 161 क्या कहता है कि भैया जनरल रूल तो ये है कि डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर, जनरल मीटिंग में। लेकिन हम ना कुछ केसेस बताएंगे जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर चाहे ना तो वो डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, उसमें शेयर होल्डर का कोई इंटरवेंशन नहीं लगेगा। एक छोटे से पीरियड के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद भी अपॉइंट कर सकता है। तो सर ये 3 कैटेगरी ऑफ डायरेक्टर्स ब्रॉडली मैंने आपको एक बार बता दिया। अब सर एक बात समझो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो एक बार अपॉइंट होता है फॉर अ टर्म ऑफ 5 इयर्स, फिर वो रीअपॉइंट होता है फॉर अ टर्म ऑफ 5 इयर्स बाय ए स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अलग से क्लॉज है सर, उस बीच में अगर आप उसको निकालने करने की बात कर दोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो लॉ ने बोला कि भैया ये जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है ना, तो इसमें एक्सक्लूड कर दे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। क्यों सर? एक और रीजन है, एक सेक्शन 149 सबसेक्शन 13 है, उसमें क्या लिखा है पता है, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 एंड 152 सबसेक्शन 7 शेल नॉट बी एप्लीकेबल टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और ये हम प्रोविजन 152 सबसेक्शन 6 पढ़ रहे हैं सर, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एप्लीकेबल ही नहीं होता है। मतलब आप टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हटा दो। ठीक है, अब सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हटा दिए, सोचो एक कंपनी में 15 डायरेक्टर थे, मान लो, अच्छा हाँ 15 डायरेक्टर से, मान लो उसमें से 5 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे। ठीक है, तो उनको हटा दो, बचे सर 10 डायरेक्टर, बचे कितने, 10 डायरेक्टर्स। अब वो 10 डायरेक्टर में क्या करना है आपको, सर ध्यान से सुनो, 10 डायरेक्टर में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। सर आपने कभी कोई कंपटीशन देखी है, वो जो सिंगिंग कंपटीशन होता है, डांस कंपटीशन होता है, आप जब फिनाले देखोगे, फिनाले देखोगे, जब हर दिन एक एक शो बढ़ता है, तो वो लोग क्या करते हैं पता है, 10 गाना गाने वाले लोग हैं, तो वो 10 में से ना 3-4 लोग को ला करके एक रेड जोन बना के खड़ा कर देते हैं कि ये 4 लोग हैं जो आज रेड जोन में है, और इनमें से कोई एक बाहर जाएगा आज। ये सीन देखा है आपने कि ये 10 में से 6 लोग सेफ हैं, 4 लोग रेड जोन में हैं, वो 4 में से आज एक जन कोई आउट होगा। यहां पे भी वैसा ही खेल है सर। आप ये जो टोटल 10 डायरेक्टर है ना, इनको 2 कैटेगरी में स्प्लिट करोगे। एक कैटेगरी है सर रोटेशनल डायरेक्टर, दूसरी कैटेगरी है नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। सर नॉन रोटेशनल डायरेक्टर क्या होते हैं, रोटेशनल डायरेक्टर क्या होते हैं सर? सर ये जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में आप 2 स्प्लिट कर रहे हो, रोटेशनल और नॉन रोटेशनल। नॉन रोटेशनल मतलब क्या सर? नॉन रोटेशनल मतलब दुनिया में कुछ भी हो जाए, नॉन रोटेशनल मतलब दुनिया में कुछ भी हो जाए तू रिटायर नहीं करेगा, मतलब यू आर इन द सेफ जोन, यू विल नॉट रिटायर। ठीक है, और रोटेशनल डायरेक्टर मतलब क्या सर, कि तुम रेड जोन में हो, अब हम आगे देखेंगे कौन रिटायर करेगा, लेकिन तुम फंस गए।
सर तो ये नॉन रोटेशनल और रोटेशनल क्या होता है? सर लॉ ने बोला कि तुम्हारे पास ऑप्शन है, कंपनी तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम मैक्सिमम 1/3 ऑफ योर टोटल डायरेक्टर को तुम नॉन रोटेशनल डायरेक्टर के जोन में डाल सकते हो और 2/3 ऑफ द डायरेक्टर को तुमको रोटेशनल डायरेक्टर के जोन में डालना पड़ेगा। मतलब क्या सर? सुनो क्या होता है, एक बात समझो। रिलायंस में अच्छी बात है रिटायरमेंट बाय रोटेशन, क्लीन अप, फलाना ढिमकाना, लेकिन मजाक मजाक में भी तुम मुकेश अंबानी को रिलायंस से रोटेशन से निकाल सकते हो क्या? नहीं सर, आप नहीं निकाल सकते। तो लॉ ने बोला कि भाई देख, कुछ डायरेक्टर ना बाय डिफॉल्ट नॉन रोटेशनल करने पड़ेंगे हमको, या फिर कंपनी को जरूरी होगा कि नॉन रोटेशनल कर। तो सर लॉ कहता है कि हम तुमको नॉन रोटेशनल डायरेक्टर के लिए मैक्सिमम 1/3 की कैपेसिटी देंगे। तुम जितने टोटल डायरेक्टर्स है ना, उसमें मैक्सिमम 1/3 लोगों को नॉन रोटेशनल में डाल दो। अब सर नॉन रोटेशनल में कौन आता है? जब आप 152 सबसेक्शन 6 पढ़ोगे ना, तो वो कहता है कि जो डायरेक्टर जनरल मीटिंग में अपॉइंट होता है, वही डायरेक्टर रिटायर बाय रोटेशन करेगा जनरल मीटिंग में। सर क्या बोल रहे हो? सर अगर एक डायरेक्टर जनरल मीटिंग में अपॉइंट होता है तो सर सारे ही डायरेक्टर जनरल मीटिंग में अपॉइंट होते हैं ना? नहीं भाई, ये जो मैंने 3 एग्जांपल दिया, यहां पे मैंने क्या बताया, कुछ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में भी अपॉइंट होते हैं, उनको जनरल मीटिंग से कोई नाता नहीं होता है। तो सर ये लोग रिटायर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में अपॉइंट होते हैं ना, ये लोग रिटायर बाय रोटेशन नहीं करेंगे। क्यों सर? A person who is appointed in the general meeting only can be removed in the general meeting. A person who is not appointed in the general meeting cannot be removed by rotation. तो सर ये जो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर है ना, इसमें बाय डिफॉल्ट वो सारे डायरेक्टर्स आ जाएंगे जिसको जनरल मीटिंग में नहीं अपॉइंट किया गया है, जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया है। तो सर कुछ लोग तो मतलब मैंने कहा लॉ से बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाले जो लोग अपॉइंटेड हैं, जो सेक्शन 161 में होते हैं। अब उसके अलावा सर कुछ लोगों को आप मैन्युअली भी डाल सकते हो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर में। इसका मतलब क्या सर? समझना। सर निखिल मेशवानी और जो हीतल मेशवानी रिलायंस के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, जो कंपनी में काम करते हैं, वो लोग रिलायंस के अलावा कहीं और काम नहीं करते, ठीक है? उनकी पूरी रोटी रिलायंस से आती है। अब एक बात बताओ, मजाक मजाक में एक एनुअल जनरल मीटिंग में तुमने निखिल मेशवानी और हीतल मेशवानी को रोटेशनल डायरेक्टर में डाला और तुमने उसको निकाल दिया और शेयर होल्डर ने रीअपॉइंट नहीं किया, तो सर वो कहां जाएंगे? वो तो 50-50, 60-60 करोड़ के पैकेज वाले लोग हैं, उनको तो मार्केट में कोई उठा भी नहीं सकता। तो सर लॉ जब वो डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं ना एक कंपनी में, तो वो ना अग्रीमेंट साइन करवाते हैं कि भाई तुम ना मेरे को नॉन रोटेशनल में डालोगे, मैं रोटेशनल में नहीं आना चाहता, ताकि मेरी जॉब सिक्योरिटी रहे। और सर अगर रिलायंस को लगता है हाँ बहुत सही बंदा है, अपने को चाहिए, तो उसको नॉन रोटेशनल में डालेगा। लेकिन सर मैक्सिमम 1/3 लोग नॉन रोटेशनल में हो सकते हैं। मतलब सर 1/3 मतलब कितना? अगर 10 की बात करें तो 10 का 1/3 कितना होता है? 3.33। सर 3.33 मैक्सिमम है, तो आप 4 नहीं ले सकते, आपको 3 लोगों को, कितने लोगों को सर? 3 लोगों को नॉन रोटेशनल में डालना होगा, तो 3 ही लोग नॉन रोटेशनल में हो सकते हैं। सर वो तीनों भले मुकेश अंबानी, निखिल मेशवानी, हेतल मेशवानी हो सकते हैं, लेकिन फिर बाय डिफॉल्ट बोर्ड का अपॉइंटेड कोई डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुमने मैन्युअली डिसाइड कर लिया कौन नॉन रोटेशनल होगा, ठीक है? अब सर और समझाऊंगा मैं, रुक जाओ। अब आ जाओ रोटेशनल डायरेक्टर पे। नॉन रोटेशनल मतलब क्या सर? वो सेफ जोन में, वो तो आउट ही नहीं होंगे, उनको कोई रिस्क नहीं है, तुम मजे करो। अब रोटेशनल डायरेक्टर क्या होता है सर? रोटेशनल डायरेक्टर में 2/3 ऑफ द पीपल कम इन रोटेशनल डायरेक्टर। सर यहां पे मेरे को एक वर्ड लिखने दो, बेहद इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट 2/3। मतलब क्या सर? 10 का 2/3 कितना होता है? 6.67। आप उसको अपर राउंड ऑफ करोगे, 7 डायरेक्टर ऐसे होंगे जो रोटेशनल जोन में होंगे। सर अगर ये 6.67 की जगह 6.33 भी होता ना, तो भी 6.33 वैसे होता नहीं है मैथ्स में, ऐसा करोगे तो, लेकिन 6.33 भी होता ना, तो आप अपर राउंड ऑफ करोगे, बिकॉज द वर्ड इज एटलीस्ट, सिमिलर टू व्हाट वाज देयर इन 1/3 फॉर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो सर एटलीस्ट 1/3 जो 2/3 जो है वो आपके रोटेशनल डायरेक्टर में आएंगे। सर क्या ये 7 डायरेक्टर वो डायरेक्टर हैं जो निकाले जा रहे हैं? नहीं सर, ये 7 डायरेक्टर वो डायरेक्टर हैं जिनको तुम कंसिडर करोगे निकालने के लिए। सर लॉ में इसको क्या लिखता है पता है? दीज आर दोज डायरेक्टर whose period of office is liable to determination for retirement by rotation। मतलब अभी हम इनको चेक करेंगे कि ये रिटायर होंगे क्या बाय रोटेशन। अभी तक ये रोटेशनल डायरेक्टर है, मतलब ये रेड जोन में है सर। 7 जन, 7 में से कुछ लोगों को कंपनी से निकाला जाएगा। अब सर वो कंपनी से कितने लोगों को निकाला जाएगा? तो सर आगे बढ़ते हैं। लॉ कहता है ये जो चीजें हैं ना, इसको अब वापस तुम स्प्लिट करो 2/3 में और 1/3 में। सर अब जो 2/3 और 1/3 में स्प्लिट कर रहे हो ना,
ये लोग हो जाएंगे आउट 1/3 और ये जो 2/3 होगा ये सेफ हो जाएगा। क्या गेम खेल रहे हो सर? सर सुनो, 7 लोग में से 1/3 निकाल दिए जाएंगे और 2/3 सेफ हो जाएंगे। सर 7 का 1/3 कितना होता है? 7 का 1/3 होता है 2.33। अरे भाई चल जाना, 2.33। और सर 2/3 कितना होता है? 4.67। तो सर 2.33 मतलब कितने लोग आउट होंगे? 2। और 4.67 मतलब 5। सर एक चीज सुनोगे क्या प्लीज? यहां पे मैंने फ्रैक्शन जो एनी फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 वाला राउंड ऑफ नहीं किया, यहां पे मैंने मैथमेटिकल राउंड ऑफ किया। क्योंकि सर यहां पे ये नहीं लिखा है कि एटलीस्ट 1/3 विल रिटायर, यहां पे लिखा है 1/3 ऑफ द पीपल विल रिटायर। और सर यहां पे मैथमेटिकल राउंड ऑफ होगा, मतलब 2.33 विल बी 2, 2.67 विल बी 3। क्यों सर? यहां पे हमने एटलीस्ट लिखा है। लॉजिकली समझो सर, हम रेड जोन में ज्यादा लोग को डाल सकते हैं, तो अगर 5.66 आता तो उसको हम 6 कर सकते हैं, हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब असल में लोगों को निकालने की बात आ रही है तो तुम लॉजिकली बोलो ना, 2.33 मतलब लॉजिकली 2 होता है, 3 थोड़ी होता है। तो जब हम एक्चुअल में निकालने की बात करेंगे ना, हम थोड़े कंजर्वेटिव हो जाएंगे और हम बोलेंगे कि भाई मैथमेटिकल राउंड ऑफ करो, अगर 2.33 आता है तो 2 लोग को निकालो, 2.67 आता है तो 3 लोगों को निकालो। सर 10 कंपनी में टोटल कितने डायरेक्टर हैं? 14 डायरेक्टर्स। Out of them, 4 were independent director, so you kept them apart. Now the total number of directors is 10. Out of those 10 director, maximum 1/3 can be non-rotational director, and at least 2/3 will have to be what? Rotational director. Sir, only a director appointed in the general meeting can retire by rotation. If a director is appointed by any other mode, he will not be able to retire by rotation. अब सर रोटेशनल डायरेक्टर्स आ गए आपके। रोटेशनल डायरेक्टर में से उन्होंने कहा कि 1/3 ऑफ द डायरेक्टर मैथमेटिकल राउंड ऑफ, उनको आप निकाल देना और जो बचे हुए डायरेक्टर हैं वो हो जाएंगे सेफ। तो सर ये जो आउट हो रहे हैं डायरेक्टर, ये लोग क्या हो रहे हैं? दीज डायरेक्टर्स आर रिटायरिंग बाय रोटेशन। तो सर ये रोटेशनल डायरेक्टर फिर क्या था? दीज आर रोटेशनल डायरेक्टर्स आर दोज डायरेक्टर्स हुज पीरियड ऑफ ऑफिस इज लायबल टू डिटर्मिनेशन फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन। सर एक बार अपने मुंह से बोलो ना, रोटेशनल, एक बार सुन लो फिर एक बार अपने मुंह से बोलना। रोटेशनल डायरेक्टर मतलब क्या? दीज आर दोज डायरेक्टर्स हुज पीरियड ऑफ ऑफिस इज लायबल टू डिटर्मिनेशन। पीरियड ऑफ ऑफिस इज लायबल टू डिटर्मिनेशन। क्या डिटरमाइन करोगे सर? फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन। अगर एग्जाम में आता है तो ये वर्डिंग्स लिखने पड़ेंगे। तुम ये नहीं लिख सकते रेड जोन में आ गया निकाल दो भाई, वर्डिंग्स वैसे ही लिखने पड़ेंगे जो लॉ में लिखा है। दीज आर दोज डायरेक्टर्स हुज पीरियड ऑफ ऑफिस इज लायबल टू डिटर्मिनेशन फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन। और इनमें से सर 1/3 हो जाएंगे आउट। अब सर एक बात बताओ ना, आउट हो जाएंगे मतलब क्या? निकलो? हाँ सर निकलो। कैसे निकालोगे सर? मतलब कैसे डिसाइड करोगे कौन निकलने वाला है? लॉ ने बोला कि हम ना फीफो बेसिस पे डिसाइड करेंगे कौन निकलने वाले। मतलब क्या सर? अगर ABCDEFGHIJ, सर ये 10 लोग हैं और इन्होंने इसी सीक्वेंस में ऑफिस ज्वाइन किया था, पहले ए आया फिर बी आया फिर सी आया, तो इन्होंने बोला फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले ऑफिस में आया ना उसको निकालो। मतलब क्या सर? मान लो ये 10 में से ये 7 डायरेक्टर थे जो रिटायरमेंट बाय रोटेशन के लिए लायबल थे, मतलब रोटेशनल डायरेक्टर थे। तो ये 7 में से सर आप देखो सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले ए और बी आए थे, सबसे पहले ए और बी आए थे, उनको निकाल दो। ठीक है, तो सर अभी ए और बी निकल जाएंगे, खत्म। ए और बी रिटायर्ड बाय रोटेशन। अब सर एक प्रॉब्लम है, अगर मान लो ए और ए आया था सबसे पहले और उसके बाद बी और सी जो है ना वो एक साथ ज्वाइन किए थे, सेम डे सेम रेजोल्यूशन से अपॉइंट हुए थे बी और सी। तो सर अगर बी और सी एक साथ अपॉइंट हुए, सेम रेजोल्यूशन से नहीं अपॉइंट हुए थे, वैसे नहीं हो सकते सेम रेजोल्यूशन से, लेकिन एक ही जनरल मीटिंग में दोनों अपॉइंट हुए थे सर, तो इसमें फर्स्ट आउट कौन जाएगा? बी जाएगा कि सी जाएगा? ये तो प्रॉब्लम हो गया। तो सर लॉ ने क्या बोला पता है? लॉ ने लेजिट बोला कि भाई लॉटरी निकालो, लॉटरी, ड्रॉ बाय लॉट, मतलब लॉटरी निकालो, बी और सी में से लॉटरी। पहले तो सर आप बी और सी को बोलो कि भैया देखो तुम दोनों ना म्यूचुअली डिसाइड कर लो कौन निकलना चाहते हैं। अगर बी और सी मान गए कि हाँ भाई बी मैं इस बार चले जाता हूं, तू अगली बार चले जाना, ऐसा उन लोगों ने डिसाइड कर लिया तो सॉर्टेड है, तुम बी को या सी को निकाल दो। लेकिन अगर दोनों में से डिसीजन नहीं हो पा रहा है ना, तुम लेजिट लॉटरी निकालो, लॉटरी में जिसका नाम आता है वो निकल गया। क्या बात कर रहे हो सर? लॉटरी निकाल के निकाल देना, तुम प्रोविजन का एंड होने दो, तुमको उसका सिग्निफिकेंस समझ आएगा, अभी बस सुनते जाओ।
ठीक है। तो सर क्या बोला, फीफो बेसिस पे निकालना, मतलब जो फर्स्ट इन आया फर्स्ट आउट आया। अगर नहीं, अगर कोई दो जन है जो सेम डेट पे ज्वाइन किए हैं तो आप उनको पहले बोलो तुम म्यूचुअली डिसाइड कर लो, अगर तुम डिसाइड कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो हम लॉटरी से निकाल देंगे। अब सर समझना क्या होता है, जब एक कंपनी जनरल मीटिंग का नोटिस देती है ना, तो वो क्या बोलती है पता है, वो नोटिस में बोलती है कि इस साल हमारे मीटिंग में ए और बी जो है ना वो रोटेशन से रिटायर करने। ये जो पूरा मैथ्स मैंने आपको बताया ना सर, ये कंपनी को खुद को करना है, कंपनी सेक्रेटरी खुद कर सकती है, उसको किसी की हेल्प नहीं चाहिए। तो अब उनको अपने जनरल मीटिंग के नोटिस में बोलना है कि भैया देखो ए और बी ना ये साल रिटायर बाय रोटेशन कर रहे हैं। अब शेयर होल्डर तुम्हारे पास ये ऑप्शन है कि तुम इनको रीअपॉइंट कर सकते हो, एंड एज अ कंपनी, एज अ कमिटी, एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कमिटी, एज एन ऑडिट कमिटी और बाकी सारे कमिटीज जो होते हैं, ये सब कमिटी का रिकमेंडेशन है कि आप ए और बी को रीअपॉइंट कर दो। ऐसा नोटिस जाएगा सर शेयर होल्डर को, फिर शेयर होल्डर की मीटिंग आएगी और शेयर होल्डर की मीटिंग में जनरली सर अगर मैनेजिंग डायरेक्टर या ऐसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स होते हैं ना, तो उन लोगों को रीअपॉइंट कर दिया जाता है। अगर कोई आलतू फालतू डायरेक्टर है, काम नहीं कर रहा है, कुछ दिखता नहीं है, तो उसको आप निकाल दोगे। ठीक है सर, तो ये लेजिट होता है रिटायरमेंट बाय रोटेशन। और रिटायरमेंट बाय रोटेशन के बाद जब ए और बी निकल गए ना, तो आपके पास फिर 3 ऑप्शन होता है जो हम सेक्शन 7 में पढ़ेंगे, जो मैं आपको एक बार ब्रॉडली बताता हूं, फिर अपन और समझेंगे, टेंशन मत लो। सर इधर आओ, सुनो सर, ए और बी का एग्जिट हो गया, करेक्ट, ए और बी को निकाल दिया गया। कैसे सर, रिटायरमेंट बाय रोटेशन में ए और बी निकल गए। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम ना बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुमको अभी एक ही बार समझाया हूं, 2 बार और समझाऊंगा, 2 बार और समझाने में एक बार समझाऊंगा, एक बार रीड करवाऊंगा, खत्म हो जाएगा। सुनो, 152 सबसेक्शन 6 में क्या था कि भैया ए और बी जो है रिटायर हो गए बाय रोटेशन, निकल गए। 152 सबसेक्शन 7 क्या कहता है पता है, कि भाई जब कोई 2 लोग रिटायर होते हैं ना बाय रोटेशन, तो उसके बाद तुम्हारे पास 3 ऑप्शन होता है, क्योंकि सर एक वैकेंसी तो हुई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोजीशन में, तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला, रीअपॉइंट। रीअपॉइंट मतलब क्या सर, जो ए और बी निकल रहे हैं उन्हीं को वापस रीअपॉइंट करवा दो। दूसरा ऑप्शन होता है अपॉइंट न्यू डायरेक्टर्स। अपॉइंट न्यू मतलब क्या सर, आप नए डायरेक्टर्स को ला सकते हो कि ए और बी गए, ठीक है जाने दो, अपन एक्स और वाई को लाते हैं, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन होता है एक्सप्रेसली रिजॉल्व नॉट टू फिल वैकेंसी। मतलब क्या सर, तीसरा ऑप्शन तुम्हारे पास ये भी होता है, तुम बोलोगे भाई 2 जन गए, हमको प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, हमको किसी की जरूरत नहीं है, वी आर एक्सप्रेसली पासिंग अ रेजोल्यूशन दैट वी विल नॉट अपॉइंट एनीवन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब सर एक्सप्रेसली रिजॉल्व मतलब क्या, इसमें भी आपको शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा कि भाई तुम ना किसी को अपॉइंट नहीं करना चाहते। तो सर 3 ऑप्शन क्या क्या है, पहले तो जो निकल रहे उन्हीं को अपॉइंट कर दो, रीअपॉइंट कर दो। दूसरा, किसी नए लोगों को लाके बैठा दो। तीसरा, तुम एक्सप्रेसली रिजॉल्व कर दो कि हम ना वैकेंसी नहीं फिल करेंगे। पर सर एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, जो जनरल मीटिंग हो रही है ना, उसमें ये तीनों में से एक हरकत तो कर लेना भाई, तीनों में से एक हरकत तो तुमको करनी पड़ेगी, या तो तुम रीअपॉइंट कर लो या नए को अपॉइंट कर लो या रिजॉल्व कर लो, नहीं करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ नहीं कर रहे हो, बोले रिटायर बाय रोटेशन खत्म, एंड ऑफ डिस्कशन, ऐसा मत करना सर। क्यों? क्योंकि अगर एक मीटिंग हो रही है और उसमें अगर तुम ये तीनों में से कोई भी हरकत नहीं कर पा रहे हो ना, अगर तुम कोई भी हरकत नहीं कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो ना, तो वो जो जनरल मीटिंग है ना सर, वो ऑटोमेटिकली एडजर्न हो जाएगी। जनरल मीटिंग क्या होगी, ऑटोमेटिकली एडजर्न हो जाएगी। एडजर्न मतलब क्या सर, एडजर्न मतलब कैंसिल एंड डिफर्ड टू अ नेक्स्ट डेट। आई वुड नॉट से कैंसिल, सॉरी, एडजर्न मतलब क्या, मीटिंग आज इनकम्प्लीट रही, वी आर एक्सटेंडिंग द मीटिंग एंड द मीटिंग विल बी हेल्ड व्हेन। सर ऑटोमेटिकली एडजर्न जब मीटिंग होती है ना, तो इट विल बी हेल्ड इन द नेक्स्ट वीक, सेम टाइम सेम प्लेस, सेम टाइम सेम जगह, वही वाला सेम टाइम सेम प्लेस। मतलब सर सुनो ना, आज अगर वेंसडे को सुबह 11 बजे मीटिंग थी, आज अगर थर्सडे को सुबह 11 बजे मीटिंग थी, और आज की मीटिंग में तुमने रिटायर तो कर दिया 2 लोगों को, लेकिन तुम उसको रीअपॉइंट नहीं कर पाए या नए को लाके अपॉइंट नहीं किए, या फिर तुमने एक्सप्रेसली रिजॉल्व भी नहीं किया। क्यों नहीं करोगे सर, आप पागल हो गया, नहीं करोगे? सर आप क्यों नहीं करोगे मैं बताता हूं। जनरल मीटिंग में ना 100 एजेंडा होते हैं, 100 एजेंडा बैठ के करते करते शायद तुम वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो भाई अगर नहीं पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, मीटिंग पोस्टपोन हो रही है, next week same time same place your meeting to be continued and you will have to come and now decide what will you do। अब सर मीटिंग एडजर्न हो गई, थर्सडे को थी, एडजर्न हो गई, नेक्स्ट थर्सडे को हो गई।
अब सर नेक्स्ट थर्सडे को जब लोग आए ना, उस मीटिंग में भी हमने कुछ डिसीजन नहीं ले पाया, बेहद काम है। हमने डिसाइड ही नहीं किया कि ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट करेंगे, कि हम रीअपॉइंट करेंगे, कि अपॉइंट करेंगे, कि क्या करेंगे, हमने डिसाइड ही नहीं किया। मतलब हमने किया ही नहीं। तो भाई अगर अगले मीटिंग में भी नहीं किया डिसाइड, तो फिर से एडजर्न, मतलब यही गेम खेलते रहेंगे क्या? पागल है क्या? एडजर्न 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 एडजर्न, नहीं सर। आपको एडजर्न, ऑटोमेटिकली एडजर्न एक ही बार होगा। अगर आप उस एडजर्न मीटिंग में भी डिसाइड नहीं कर पाते ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, उसको कहते हैं ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट। सर प्लीज सुनते जाओ, प्लीज सुनते जाओ और समझते जाओ। सर सुनते जाओ। सर रीअपॉइंटमेंट, ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट इज द वर्ड। ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट मतलब क्या पता है भाई? तूने ये थर्सडे नहीं डिसाइड किया, अगले थर्सडे भी नहीं डिसाइड किया ना, तो जो ए और बी रिटायर कर रहे थे ना, वो वापस से अपने आप रीअपॉइंट हो जाएंगे, कोई इशू ही नहीं होगा, अपने आप रीअपॉइंट हो जाएंगे और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वापस इंक्लूड हो जाएंगे। एंड ऑफ डिस्कशन। पर सर एक बात पता है क्या? ये जो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट का प्रोविजन है ना, ये मिसयूज हो सकता है। कैसे मिसयूज होगा सर? मान लो ए और बी रिटायर कर रहे हैं और कंपनी को पता है कि भैया ए और बी को ना अपॉइंट नहीं करने वाले शेयर होल्डर, मतलब मना ही कर देंगे अगर हम रेजोल्यूशन रखेंगे तो वो सोचे एक काम करते हैं, ये मीटिंग में नहीं करेंगे तो एडजर्न हो जाएगा, फिर एडजर्न मीटिंग में भी नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा, सॉर्टेड। कंपनी यही सोचेगी ना, भाई देख अगर अपन शेयर होल्डर के पास जाएंगे तो ए और बी को तो वो वापस रीअपॉइंट करने ही नहीं देंगे, और अपने को ए और बी चाहिए क्योंकि अपन फ्रॉड कर रहे हैं, तो भैया हम क्या करेंगे, एडजर्न करके फिर ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट करवा लेंगे। तो सर लॉ ने बोला कि मजाक चल रहा है क्या, पागल समझा है क्या मेरे को? लॉ ने बोला देयर आर 5 एक्सेप्शंस टू ऑटो रीअपॉइंटमेंट। ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट के 5 एक्सेप्शन है जो अभी लॉ बताएगा। सर ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट के एक्सेप्शन है, अब रीअपॉइंटमेंट के एक्सेप्शन नहीं है। ये 5 एक्सेप्शन में अगर तुम कवर होगे ना, तो तुम अपने आप से रीअपॉइंट नहीं हो पाओगे, तुम्हारा रिटायरमेंट हो जाएगा, रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। हाँ करेक्ट। तो सर सुनो सुनो सुनो, क्या 5 एक्सेप्शन है सर, मैं बताता हूं। सबसे पहला एक्सेप्शन क्या है? रेजोल्यूशन पुट अप एंड लॉस्ट। क्या मतलब है सर? सुनना सर, पहली मीटिंग थी यहां पे, ठीक है, यहां पे ए और बी रिटायरमेंट हो रहे थे ये मीटिंग में, ये मैं तुमको मीटिंग का बता रहा हूं, सुबह 11 बजे शुरू हुआ था और रात के 11 बजे तक मीटिंग चली है मान लो। सर ये मीटिंग में ए और बी रीअपॉइंट हो रहे थे और हमने इस मीटिंग में डिसीजन लिया कि भैया ए और बी रिटायर हो रहे हैं, क्या हम इनको रीअपॉइंट कर ले? आपने शेयर होल्डर को पूछा क्या हम इसको रीअपॉइंट कर ले, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो। तो शेयर होल्डर ने सर रेजोल्यूशन पास नहीं किया, सिर्फ 20% वोट फेवर में आए, तो सर इनका रीअपॉइंटमेंट हो नहीं पाया। हमने रेजोल्यूशन रखा था, लेकिन रेजोल्यूशन रखने के बाद उसका रीअपॉइंटमेंट हो नहीं पाया क्योंकि शेयर होल्डर ने मना कर दिया। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, अब शेयर होल्डर ने मना कर दिया, तो अब तुमने आगे डिस्कस नहीं किया कि किसको नया अपॉइंट करेंगे, एक्सप्रेसली रिजॉल्व की हम वैकेंसी फिल नहीं करेंगे, तुमने कुछ नहीं बोला, तुम चुप रह गए। तो सर अब एट द एंड ऑफ द मीटिंग तो अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि तुम रीअपॉइंट कर रहे हो, कि नया अपॉइंट कर रहे हो, कि एक्सप्रेसली रिजॉल्व कर रहे हो। तो सर ये मीटिंग होगी एडजर्न, ये मीटिंग होगी एडजर्न टू अ डिफरेंट डेट। फिर से 11 बजे शुरू हुआ सर, 11 बजे खत्म हुआ, तुम वापस से नहीं डिसाइड किए। तो सर अब यहां पे क्वेश्चन आता है ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट का, क्या ए और बी का ऑटोमेटिक रीअपॉइंट हो जाएगा? सर लॉ ने बोला कि भाई ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट का पर्पस अलग है, कि तुम काम नहीं कर रहे हो तो ऑटोमेटिक लॉ काम कर देगा तुम्हारा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बोर्ड डायरेक्टर जो बोर्ड में नहीं होना चाहिए, जिसको शेयर होल्डर मना कर रहे हैं, उसको लेके तुम वापस बैठा दो। तुमने रेजोल्यूशन रखा था ना ए और बी का, हाँ, क्या शेयर होल्डर ने मना कर दिया? हाँ, क्योंकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। तो शेयर होल्डर ने जब मना कर दिया तो तू कैसे उसको ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट कर लेगा? नहीं होगा ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट सर, वो पोजीशन वेकेंट रह जाए भले, लेकिन सर एनी डायरेक्टर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ whom a resolution was put up and lost will not get automatically reappointed। ठीक है सर। दूसरा, डायरेक्टर अनविलिंग। सर आपने यहां पे कोई रेजोल्यूशन रखा नहीं, लेकिन जब ये मीटिंग शुरू हो रहा था ना, उसके पहले ही ए ने बोल दिया, राइटिंग में दे दिया कि भैया देखो मैं रिटायर बाय रोटेशन हो रहा हूं, मैं रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल हूं, लेकिन मेरे को डायरेक्टर कंटिन्यू नहीं करना है, आई एम नॉट विलिंग टू कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर, प्लीज लेट मी गो। तो सर अगर एक ए और बी
अगर ए ये कह देता है आई एम नॉट विलिंग टू बिकम अ डायरेक्टर, फिर ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट क्या होता है सर? डायरेक्टर बनने के लिए सबसे जरूरी होता है डेन, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए, और कंसेंट। ये तीन चीजें होती है। यहां तो इसने अपना कंसेंट ही विड्रॉ कर लिया, ये तो विलिंगनेस ही नहीं है इसके पास, और तो आप ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं करोगे। ठीक है सर। तीसरा, अगर लॉ में स्पेशली लिखा है कि किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए ओआर या एसआर लगेगा, तो तुम उसको ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। सर देखो, ये बहुत जनरल प्रोविजन है, लॉ में ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जहां ऐसा स्पेसिफिकली लिखा है। अगर आपको पता है तो मेरे को जरूर बताना, लेकिन लॉ में ऐसा कहीं स्पेसिफिकली नहीं लिखा है कि भैया इस केस में तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा ही, इस केस में तो स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा ही। सर आप बोलोगे अभी तो आपने बताया सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रीअपॉइंटमेंट के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है ना, लेकिन सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो इस सेक्शन में कवर्ड ही नहीं है ना, 152 सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 7 में। पर उसके अलावा सर ये लॉ एक जनरल पॉइंट है कि अगर कहीं पे लॉ ये कहता है कि भैया ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा ही किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए, तो सर आपको वो रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, उसके बिना आप ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ क्लियरली कह रहा है कि तुमको अप्रूवल लगेगा, ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। अब सर फोर्थ, अगर वो बंदा 164 में डिस्क्वालीफाइड है, जो मैं हर बार कहता हूं 164 डिस्क्वालिफिकेशन 164 डिस्क्वालिफिकेशन, सर 164 कहता है कि अगर तुम्हारा दिमाग खराब है ना, तुम डायरेक्टर नहीं बन सकते। अब सर जब ए और बी रिटायर हो रहे थे ना, मीटिंग के दौरान ए के सर पे पंखा गिर गया और उसका दिमाग खराब हो गया, ही बिकेम एन अनसाउंड माइंड। अब सर अगर अनसाउंड माइंड का हो गया तो उसको ऑटोमेटिक रीअपॉइंट कर दोगे क्या? नहीं। इफ ही इज डिस्क्वालिफाइड अंडर 164 यू विल नॉट ऑटोमेटिकली अपॉइंट हिम। एंड द लास्ट पॉइंट सर, सेक्शन 162 का प्रोविजन अगर एप्लीकेबल है। 162 अभी आपको नहीं समझेगा, मैं कल की क्लास में समझा दूंगा, लेकिन सर अगर 162 का प्रोविजन आपको एप्लीकेबल है तो यहां पे ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। सर एक बार मेरे साथ याद कर लो, 5 चीजें हैं जो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। सर इसका एक बहुत घटिया सा शॉर्टकट बताऊंगा, सुनना। LWR 164 162। सर क्या बोला मैंने? LWR 164 162। L क्या है सर? लॉस्ट, आपने एक रेजोल्यूशन रखा था और वो आप हार गए, तो रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। W क्या है? विलिंगनेस, अगर आप इच्छा ही नहीं रखते हो बनने की। R रेजोल्यूशन, अगर स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा। 164 में डिस्क्वालीफाइड हो, 162 के प्रोविजन एप्लीकेबल है। 164 162 LWR 164। सर अगर LWR अगर आपको ऐसा समझना है, ऐसा रीड करोगे तो लवर आते हैं, नहीं तो ऐसा लॉयर भी बोल सकते हो, लेकिन LWR सर, LWR 164 162। ठीक है सर, हम क्या पढ़ रहे हैं? सर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। रिटन रिप्रेजेंटेशन लेटर क्या? राजकुमार मोदी। ये मोदी जी को हमेशा एक्स्ट्रा ही बोलना होता है। सुनो सर, सुनो प्लीज सुनो। सर हम पढ़ रहे हैं 152 सेक्शन 152 है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, जिसमें हमने फर्स्ट 5 सबसेक्शन पढ़े कि भैया फर्स्ट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होगा, जनरल रूल क्या है अपॉइंटमेंट का, डिन होना चाहिए, डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, डिन होना चाहिए, कंसेंट देना चाहिए। फिर हमने शुरू किया 152 सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 7 जो कहते हैं रिटायरमेंट बाय रोटेशन, एंड 152 सबसेक्शन 7 कहते हैं रीअपॉइंटमेंट फॉर दोज डायरेक्टर रिटायरिंग बाय रोटेशन। अब हम पढ़ रहे थे सर रिटायरमेंट बाय रोटेशन कैसे होता है। मैंने आपको बोला टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर ले लो, उसमें से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हटा दो। कुछ डायरेक्टर नॉन रोटेशनल होंगे, कुछ डायरेक्टर रोटेशनल होंगे। जो नॉन रोटेशनल है एब्सोल्युटली सेफ है, जो रोटेशनल डायरेक्टर है वो रेड जोन में है। दीज आर दोज डायरेक्टर हुज पीरियड ऑफ ऑफिस इज लायबल टू डिटर्मिनेशन बाय रोटेशन। उनमें से सर आप कुछ डायरेक्टर को निकाल दोगे, जो डायरेक्टर होंगे दोज विच आर एक्चुअली रिटायरिंग बाय रोटेशन। ये कौन होंगे सर जो रिटायर कर रहे हैं रोटेशन से? दीज आर दोज पीपल who on FIFO basis, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आए हैं, who have been longest in the office is the word, जो ऑफिस में सबसे ज्यादा समय तक आज तक रहे हैं, वो लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस होंगे, उनको निकाल दो। और सर बाकी जो रहे सेफ। अब सर मेरे सवाल के लाइन लगेंगे। मेरे को एक बात बताओ सर, ये जो मेरा एग्जाम्पल था ABCDEFGHIJ, इसमें से सर आपने आज A और B को निकाल दिया और सर आपने वापस रीअपॉइंट कर दिया उनको। मान लो इनको रिटायर भी किया और सबसेक्शन 7 में वापस रीअपॉइंट भी कर दिया, खुशी खुशी रीअपॉइंट हो गए। अब सर जब अगले एनुअल जनरल मीटिंग में आए अपन, तो सुनो, जब अपन अगले एनुअल जनरल मीटिंग में आए और हमने सब प्रोसेस किया और हमने बोला जो लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस है उसको आप निकाल दोगे, तो सर तब भी लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस तो A और B ही रहे ना, क्योंकि सर A और B कब ज्वाइन किए थे? मान लो ये 2014 में ज्वाइन किए थे, तो सर तब भी लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस तो A और B रहे, तो कैसे निकालोगे सर? तो सर सुनो, जब ये रीअपॉइंट होते हैं ना, जब ये रीअपॉइंट होते हैं ना A और B, तो रीअपॉइंट होते ही ये नीचे आ जाते हैं सर।
मतलब ये अभी नए लोग हो जाते हैं, ये लोग 2014 से नहीं गिनोगे तुम, इसको 2022 से गिनोगे, इन्होंने ये साल में रीअपॉइंट हुआ तो इनका सर फ्रेश टेन्योर शुरू हुआ है। नाउ दे विल गो एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट, और अब बारी आएगी सी और डी की, सी और डी वापस रीअपॉइंट हो जाएंगे, दे विल गो एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट। ठीक है सर, एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, आपको डेट्स देता है, ए और बी ये डेट पे अपॉइंट हुए थे, सी डी ये डेट पे अपॉइंट हुए थे, ई एफ जी ये डेट पे अपॉइंट हुए थे, तुम बताओ कितनों को निकालना है, कैसे निकालोगे, कब निकालोगे, रीअपॉइंटमेंट का क्या होगा, सब पूछ लेते हैं सर। ठीक है, अब सर मेरे को एक बात बताओ, सुनो ना, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आएगा। एक और चीज समझाता हूं अभी के लिए, 161 में ज्यादा बेटर समझेगा। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में एक और जन नहीं आएंगे, वो है नॉमिनी डायरेक्टर। सर नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है, जो मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया, नॉमिनी डायरेक्टर मतलब जो कोई बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर आपको लोन दे रहा है तो वो लोन के कॉन्ट्रैक्ट या लोन के एग्रीमेंट के बेसिस पे वो एक बंदा आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठाता है, और वो बंदे को हम कहते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। सर अगर वो लोन की परसुएंट में बैठा हुआ है ना, तो आप उसको निकाल नहीं सकते। तो सर इसीलिए टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में ना ही आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लेना, ना ही आप नॉमिनी डायरेक्टर लेना। उसके बाद सर जब आप टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर निकाल लोगे, आप नॉन रोटेशनल और रोटेशनल डायरेक्टर निकाल लेना। अब सर आ जाओ मेरे समरी नोट, एक बार आ जाओ बेयर एक्ट में, और एक बार ही रीड करो, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो मेरे को दिखते जाएंगे मैं बता दूंगा। सबसे पहली चीज सर, ये जो रिटायरमेंट बाय रोटेशन का प्रोसेस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एनुअल जनरल मीटिंग में होता है, मतलब सर साल में एक बार। और सर देखो, सबसे पहले साल में तो नहीं होगा, क्योंकि पहले साल में तो तुम अपॉइंट ही करोगे पहली बार, फर्स्ट डायरेक्टर को निकाल करके नए डायरेक्टर्स को लाओगे। तो सर सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग से ये होगा। हर एनुअल जनरल मीटिंग में वही लोग रिटायर होंगे जो जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुए। सर इस पे ना एमसीक्यू आएगा, भारी दिमाग नहीं चलेगा, जो एनुअल जनरल मीटिंग में नहीं अपॉइंट हुआ है ना, वो नहीं रिटायर होगा। ठीक है, एक बार सेक्शन रीड करो, सब समझ आएगा। कुछ डाउट है तो पूछो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। 3 मिनट है आपके पास सेक्शन रीड करने के लिए मैक्सिमम। वंदन, सेव एज अदरवाइज मतलब अगर हम कहीं कुछ और बोल रहे हैं, हम मतलब लॉ अगर खुद कहीं और कुछ बोल रहा है तो उसको वो सही है, लेकिन अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो मेरी बात मान लो। सर विमेन डायरेक्टर पे सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 लगेगा क्या? यस एब्सोल्युटली, विमेन डायरेक्टर इज नथिंग एल्स बट अ डायरेक्टर, और कुछ भी नहीं, वो बस एक लड़की है, वो डायरेक्टर है, नॉर्मल डायरेक्टर है। सर मिनेश पूछ रहे हैं एक्सप्रेसली रिजॉल्व टू नॉट फिल वैकेंसी के लिए ओआर लगेगा या एसआर? ओआर लगेगा नॉर्मल। जब भी कहीं एसआर लगना होता है ना, तो वो अलग से बाई स्पेशल रेजोल्यूशन लिखते हैं, अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा। न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल करना कब से चालू करेंगे? सर आपका देखो, न्यू कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट हुई है, देखो क्या लिखा है, क्लॉज सी पढ़ो। At the first annual general meeting of a public company held next after the date of the general meeting at which the first directors are appointed as per provision। मतलब सर आप फर्स्ट डायरेक्टर जब भी अपॉइंट करोगे, जो जनरली आप फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में करते हो, उसके बाद की जो पहली एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें आपको प्रोविजन एप्लीकेबल होना शुरू हो जाएगा। सर ये प्रोविजन कौन सी कंपनी पर एप्लीकेबल है? सर ये प्रोविजन हर पब्लिक कंपनी पे एप्लीकेबल है, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। हर पब्लिक कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, प्राइवेट कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। If director retired on the last date meeting was supposed to be held, the process of if director retired on the last date meeting was supposed to be held, the process of automatic reappointment remains the same। रुचि, डायरेक्टर रिटायर कर ही नहीं सकता। क्यों सर? जिस दिन डायरेक्टर रिटायरमेंट का पूरा प्रोसेस है जो अपन सेक्शन 168 में, अच्छा एक सेकेंड,
अच्छा डायरेक्टर रिटायर, तो यार देखो अगर डायरेक्टर रिटायर हो रहा है ना, तो तुमको पता है कि वैसे भी वो रिटायर हो रहा है, तो तुम उसको रीअपॉइंट करोगे ही नहीं। मैं आपको दिखाऊंगा कंपनी का प्रपोजल, तुम उसको रीअपॉइंट करोगे ही नहीं। यश यस, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड बोथ। दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू बोथ लिस्टेड एंड अनलिस्टेड। यस, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी यस। सर सोनम पूछ रही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है, यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है, क्या उसमें वो डायरेक्टर भी एक्सक्लूड होंगे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू अपॉइंट हुए? मतलब जो सेक्शन 161 के डायरेक्टर्स है, क्या उनको भी एक्सक्लूड करोगे? नहीं सर, नो। अगर उनको भी एक्सक्लूड कर दोगे तो नॉन रोटेशनल में किसको बैठाओगे? तो सर आप सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को और नॉमिनी डायरेक्टर को टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर से अपॉइंट करोगे। मेरे क्लास के स्टूडेंट्स एक चीज दिमाग में लिख लो, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर के अलावा कोई नहीं हटेगा। एक चीज और लिख लो, ऑल्टरनेट डायरेक्टर करके एक डायरेक्टर होता है जो सेक्शन 161 में हम पढ़ेंगे। वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट जब आएगा तो मैं अपना स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज करूंगा, लेकिन दिमाग में ऊपर लिख लो कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर के अलावा कोई नहीं एक्सक्लूड होगा। यश एसएसडी का मेरे को एक बार, जब मैं जैसे ही अभी एसएसडी का प्रोविजन खत्म करूंगा उसके बाद पूछ लेना, ठीक है? पर यश जस्ट फॉर यू नॉट फॉर एनीवन एल्स, क्योंकि आपको नहीं पता एसएसडी क्या होता है। एसएसडी भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में इंक्लूड होगा। एसएसडी में एक लाइन भी लिखा है कि आपको प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, वो लाइन में तब समझा दूंगा। पर यश टू आंसर योर क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में इंक्लूड होगा, लेकिन वो नॉन रोटेशनल में जाके बैठेगा, ठीक है? सर सुनो ना संगीत मरमर सुनो। सर बहुत इंटरेस्टिंग चीज, ये कंपनी का ना नोटिस है, रिलायंस ने ना नोटिस दिया था उनके एनुअल जनरल मीटिंग का कि आ जाओ शेयर होल्डर, हम ना मिलते हैं 44th मीटिंग के लिए, और वो जून 24 2021 पिछले साल जो होल्ड हुआ था। अब सर उसमें इन्होंने बहुत सारी चीजें डिस्कस की, टू कंसिडर एंड अडॉप्ट द फॉलोइंग थिंग्स, और ऑर्डिनरी बिजनेस सर, मतलब इनको कुछ चीजों के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है। कौन सी वो चीजें हैं जिनके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने की बात कर रहे हैं सर? देखो सर पॉइंट नंबर 3 पढ़ो, प्लीज पढ़ो ना प्लीज। To appoint Sri Nikhil R. Meshwani, who retires by rotation as a director, and in this regard to consider and if thought fit to pass with or without modification the following resolution as on. Resolved that in accordance with the provision of section 152, इनको शायद सबसेक्शन नहीं पता होगा, and other applicable provision of the Companies Act, Sri Nikhil R. Meshwani, who retires by rotation at this meeting, be and is hereby appointed as a director of the company. सर निखिल मेशवानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, काम करता है वो कंपनी का, फिर भी वो बोले कि हम निकाल रहे हैं क्योंकि 152 के हिसाब से वो निकल रहा है, और अगर तुमको ठीक लगा तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके उसको वापस रीअपॉइंट कर दो हमारे बोर्ड में। सर कंपनी में, रिलायंस में कितने डायरेक्टर हैं? रिलायंस में कितने डायरेक्टर हैं? रिलायंस में टोटल 14 डायरेक्टर है। सर उसमें से कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे? 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, निकाल दो। कितने बचे सर? 7 टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। उसको रोटेशनल और नॉन रोटेशनल में स्प्लिट करो। रोटेशनल कितना होता है सर? एटलीस्ट 2/3 7 का 2/3 मतलब 4.14/3 5.67। तो सर क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ मैं करेक्ट बोल रहा हूँ, सॉरी। सुनो सर 7 का 2/3 आपको निकालना है। 2/3 मतलब क्या? 4.67। तो आपको 5 डायरेक्टर को रखना पड़ेगा रोटेशनल डायरेक्टर में। अब 5 डायरेक्टर में से मैंने बोला था 1/3, कहां से 5.67 आ गया भाई? सुनना, 5 में से you will have to remove 1/3 and this 1/3 will be what? This 1/3 will be mathematical round off. So 5 का 1/3 कितना होता है सर? 1.33 1.67। तो आपको 2 डायरेक्टर को निकालना पड़ेगा। तो सर रिलायंस में 2 डायरेक्टर रिटायर करेगा रोटेशन से। यहां पे देखो, एक है निखिल आर मेशवानी, आपने देखा निखिल आर मेशवानी, नीचे देखो टू अपॉइंट
टू अपॉइंट श्री पवन कुमार कपिल, ये भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, हु रिटायर्स बाय रोटेशन एज अ डायरेक्टर एंड इन दिस रिगार्ड टू कंसीडर एंड इफ थॉट फिट टू पास विदाउट मॉडिफिकेशन द फॉलोइंग रेजोल्यूशन। सेम रेजोल्यूशन है सर, जिसमें बोल रहे हैं प्लीज अगर तुमको ठीक लगे तो अपॉइंट कर दो। सर तो इस हिसाब से तो मुकेश अंबानी भी निकल सकते हैं ना, मुकेश अंबानी नहीं निकल सकता है। क्यों पता है सर? रिलायंस ना, सॉरी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नाम की जो चीज होती है ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोल सकता है कि भाई कौन सी कंपनी को तुम निकालोगे और कौन सी कंपनी को तुम नहीं, सॉरी, कौन से डायरेक्टर्स को तुम निकालोगे और कौन से डायरेक्टर्स को तुम नहीं निकालोगे कंपनी से। तो सर रिलायंस का एओए देखते हैं। लोड हो रहा है, एक सेकेंड। सर ऐसी तैसी डाउनलोड नहीं हो रहा है, जाने दो। अब अपन, मैं आपको बता रहा हूं, रिलायंस का जो एओए है ना, उसमें इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि भैया जो मुकेश अंबानी है ना, मुकेश अंबानी जी, मुकेश अंबानी विल नॉट रिटायर बाय रोटेशन। किसी भी हालत में मुकेश अंबानी विल नॉट रिटायर बाय रोटेशन। अब सर एक सवाल आता है, जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और जो की मैनेजरल पर्सन होते हैं, जो रोज रोज काम करते हैं कंपनी के रोजमर्रे की जिंदगी में, क्या वो भी रिटायर बाय रोटेशन हो सकते हैं? हाँ सर, रिटायर बाय रोटेशन तो हो सकते हैं। यहाँ क्लियरली दिख रहा है, निखिल आर मेशवानी निकल रहा है, पवन कुमार कपिल निकल रहा है जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। तो सर रिटायर तो हो सकते हैं, लेकिन कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि तुम म्यूचुअल अग्रीमेंट से डिसाइड कर लो कि तुम उनको रिटायर बाय रोटेशन करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। कभी कभी तुम नहीं भी करना चाहोगे, पर तुमको एक चीज ध्यान रखना है, तुम्हारा जो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर है उसका मैक्सिमम लिमिट 1/3 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्या आपको समझ आई मेरी बात सर? डिड यू अंडरस्टैंड और डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? सर एक छोटा सा नॉन एप्लीकेबिलिटी है, देयर इज अ स्मॉल नॉन एप्लीकेबिलिटी। दिस प्रोविजन ऑफ सेक्शन 152 सबसेक्शन 6, मतलब जो रिटायरमेंट बाय रोटेशन है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू समवन। अच्छा सर, सॉरी सॉरी, ये छोड़ो ये छोड़ो, मैं आपको ये पढ़ाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर एक बात बताओ, आपने बोला एजीएम में कोई रिटायर बाय रोटेशन होगा, एजीएम में रिटायर बाय रोटेशन होगा, मतलब जो अभी तक अपन एग्जाम्पल देख रहे थे उसके हिसाब से देखें तो एजीएम में ए और बी रिटायर बाय रोटेशन करेंगे। लेकिन सर मान लो अगर हमको पता था ए और बी रिटायर बाय रोटेशन करेंगे, लेकिन सर उसको हमको पता है ए और बी को ना वापस रीअपॉइंट भी नहीं करेगा शेयर होल्डर, तो हम क्या करेंगे पता है? हम ना एजीएम ही नहीं बुलाएंगे, हम ना एजीएम नहीं बुलाएंगे, हम बोलेंगे जान दे भाई, एजीएम ही नहीं बुलाएंगे तो रिटायर बाय रोटेशन ही नहीं होगा। तो लॉ कहता है कि अगर एजीएम तुम नहीं बुला रहे हो ना, तो ए और बी ऑफिस तब तक होल्ड करेंगे अप टू दी लास्ट ड्यू डेट ऑफ द एजीएम। जिस दिन आपका लास्ट ड्यू डेट है उस दिन तक होल्ड करेंगे और उसके बाद रिटायर कर जाएंगे। मतलब सर अगर आपको एजीएम होल्ड करना होता है 30 सितंबर तक of any year for the past financial year, अगर आप 30 सितंबर तक एजीएम नहीं बुला रहे हो तो 30 सितंबर को ए और बी ऑटोमेटिकली रिटायर कर जाएंगे, उसमें और कोई रीअपॉइंटमेंट, ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट वाला कुछ भी क्लॉज नहीं आएगा। समझा सर? एक बार हाँ बोलो तो मैं एक छोटा सा लास्ट आपको प्रोविजन समझाना चाहता हूं, एक बार हाँ बोलो सर, हाँ बोलो प्लीज, हाँ बोलो। सर सुनो, समझ आएगा, और रिवीजन करेंगे तो समझ आएगा, क्वेश्चंस दूंगा जो वो सॉल्व करोगे तो समझ आएगा। एक सेक्शन में छोटा सा मेरे को पढ़ा लेने दो स्मॉल शेयर होल्डर्स का। सर आई नो थोड़ा हैवी होगा, लास्ट का है, सुन लो, आसान है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। स्मॉल शेयर होल्डर का डायरेक्टर का प्रोविजन है सर, आलस के चक्कर में छोड़ना मत, बेहद इंपॉर्टेंट है। सुनो क्या पढ़ने वाले हैं सर, मैं आपको एक नया तरीके का डायरेक्टर पढ़ाना चाहता हूं, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। सर होता क्या है, सुनो, होता क्या है, एक कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर क्या होता है, सुनो। सर अभी रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में सबसे बड़ा शेयर होल्डिंग मान लो मुकेश अंबानी का है, उसके बाद मान लो नीता अंबानी का है, मान लो फॉर एग्जांपल
और उसके बाद सर 10 करोड़ छोटे छोटे शेयर होल्डर्स है जिनके पास रिलायंस का पूरा शेयर होल्डिंग है, एकदम स्प्लिट पोर्शन में। लेकिन अगर आप देखोगे ना तो मुकेश अंबानी और नीता अंबानी का मिला करके 75% शेयर आ जाता है, छोटे छोटे शेयर होल्डर का मुश्किल से भी 25% आता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जैक्टली ये नहीं बता रहा हूं। शुभम रुक जा भाई, प्लीज रुक जा, नॉट बिटवीन क्लास, आई एम नॉट ओके विद दिस, ओके प्लीज सुनो। रिलायंस, जब रिलायंस में मुकेश अंबानी है, नीता अंबानी और बहुत सारे शेयर होल्डर हैं। अब सर मेरे को एक बात बताओ, अगर मुकेश अंबानी का और नीता अंबानी का मिलाकर के 75% स्टेक है, तो तुमको लगता है कोई वो 10 करोड़ शेयर होल्डर का सुनेगा? नहीं सर, कोई नहीं सुनेगा। क्यों सुनेंगे? सब तो 75% में तो तुम्हारा स्पेशल रेजोल्यूशन भी हो जाता है, स्मॉल शेयर होल्डर का कौन सुनेगा? तो सर जो अच्छी अच्छी कंपनीज होती है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जो अपना स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिखाना चाहती है, जो कहती है हम शेयर होल्डर्स के लिए काम करते हैं, एवरीथिंग, व्हाट दे डू इज दे से दैट in our board of director we will appoint one person who will nominate all these small shareholders। जो ये छोटे शेयर होल्डर होते हैं ना, उन लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक डायरेक्टर को बैठाएंगे। अब सर सबसे पहला सवाल, स्मॉल शेयर होल्डर क्या होता है सर? मतलब स्मॉल शेयर होल्डर मतलब कितना छोटा शेयर होल्डर? 1 शेयर होल्ड करता है, 1000 शेयर होल्ड करता है, कितना शेयर होल्ड करता है? तो सर लॉ कहता है वो शेयर होल्डर जिसके पास जो शेयर्स है ना कंपनी की, उसकी नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू सर, नॉमिनल वैल्यू इज नॉट मोर देन 20,000 रुपीज। सर ये बेहद इंपॉर्टेंट लिमिट है। सर क्या नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू सेम होता है? आपके लॉ की क्लास के लिए हाँ, आपके एसएफएम की क्लास के लिए आप मैथ्स लगा लो, लेकिन लॉ की क्लास के लिए हाँ, नॉमिनल वैल्यू इज द वर्ड सर। अगर एक कंपनी में एक शेयर होल्डर जो शेयर्स होल्ड करता है उसकी नॉमिनल वैल्यू 20,000 रुपीज से ज्यादा नहीं है, मतलब सर अगर 20,000 है तो चलेगा। इफ द नॉमिनल वैल्यू इज 20,000 ऑफ द शेयर्स दैट आई होल्ड, इज इट फाइन? एब्सोल्युटली फाइन, यू आर अ स्मॉल शेयर होल्डर। सर नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू। आपको मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं, रिलायंस का जो शेयर्स है ना, उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए, शेयर का प्राइस 2,000 रुपए, मतलब सर फॉर अ फेस वैल्यू 10 द शेयर प्राइस इज 2,000। तो सर आपको बोल रहे हैं आप 20,000 फेस वैल्यू तक का शेयर निकाल लेना, मतलब भाई बहुत ज्यादा लिमिट है, ठीक है? 4 करोड़ दिख रहे हैं मेरे को, तो ये 4 करोड़ दिख रहे हैं, हाँ। तो 4 करोड़ रुपए तक का शेयर होल्ड करते हो अगर आप, तो आप क्या हो गए? नॉमिनल वैल्यू शेयर होल्डर। बट ठीक है सर, इनका इंटेंशन था कि छोटे छोटे शेयर होल्डर जिनकी नॉमिनल वैल्यू 20,000 से कम है या 20,000 है, आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हो, स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हो। अब तुम स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए हम एक डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे जिसका नाम होगा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। सर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कहां अपॉइंट होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। कैसे अपॉइंट होगा सर? कैसे अपॉइंट करेंगे? नहीं, सबसे पहले कौन अपॉइंट करेगा सर? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, लिस्टेड पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी? सर ये प्रोविजन ना, इतने लाखों करोड़ों जो शेयर होल्डर होते हैं ना, वो लिस्टेड पब्लिक कंपनी में ही होते हैं। कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में इतने छोटे छोटे शेयर होल्डर इतने नहीं होते। तो सर ये प्रोविजन जो है ना, ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू अनलिस्टेड कंपनी और प्राइवेट कंपनी। सो सर लिस्टेड कंपनी, बट सर यहां पे इन्होंने एक वर्ड लिखा है कि ये लिस्टेड कंपनी में अपॉइंट अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। मतलब सर इन्होंने मैंडेटरी नहीं किया, इन्होंने बोला लिस्टेड कंपनी अगर तुम चाहो ना तो तुम अपॉइंट कर सकते हो, हमारे तरफ से कोई फोर्स नहीं है। तो सर दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू लिस्टेड कंपनी एंड इट इज एन ऑप्शनल प्रोविजन। अब सर हम थोड़ी चीजें पढ़ेंगे कि कैसे अपॉइंट करते हैं, क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या नोटिस जाएगी, कितने दिन पहले नोटिस जाएगी, बेसिक प्रोसीजरल पॉइंट है, सुनते जाओ मेरे साथ। सर सर अपॉइंट करने का प्रोसेस क्या होता है? What is the process to appoint a small shareholder director in the board of director? There are two processes. One is suo motu. भाई गाली नहीं दे रहा हूं, मोटा मोटी नहीं बोल रहा हूं किसी को, मैं बोल रहा हूं सुओ मोटू। सुओ मोटू का मतलब लॉ में क्या होता है? खुद से। मतलब क्या, लिस्टेड कंपनी को लगा कि भाई मेरे को खुद से एक डायरेक्टर अपॉइंट, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहिए, तो लिस्टेड कंपनी कर सकती है। दूसरा प्रोसेस होता है सर नोटिस फ्रॉम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स। नोटिस फ्रॉम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, अगर आपको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नोटिस दे रहे हैं राइटिंग में, तो आपको अपॉइंट करना पड़ सकता है। सर सुओ मोटो अगर आपको अपॉइंट करना है ना, तो उसका प्रोसेस क्या है वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, हमारे कोर्स में नहीं है, और लॉ में भी नहीं लिखा है, रूल्स बन रखे हैं अलग से कि अगर आपको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो क्या प्रोसेस है। हमको बस इतना पता है कंपनी खुद से चाहे तो वो अपॉइंट कर सकती है, लेकिन खुद से नहीं कर रही है, अगर उसको स्मॉल शेयर होल्डर बोल रहे हैं ना, तो एक कंपनी को नोटिस जाना चाहिए। तो सर कंपनी को क्या नोटिस जाएगा? सुनो, जो स्मॉल शेयर होल्डर्स है ना, स्मॉल शेयर होल्डर्स वो एक नोटिस देंगे कंपनी को,
सर कब कंपनी को नोटिस दोगे? देखो भाई, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर भी जो है ना वो अपॉइंट तो होगा जनरल मीटिंग में, तो तुमको जो नोटिस है ना वो नोटिस देना पड़ेगा 14 डेज बिफोर दी मीटिंग। क्या नोटिस दोगे सर? सुनो एक एग्जांपल लेते हैं। रिलायंस में मान लो अपन 100 लोग मिलकर के क्या है स्मॉल शेयर होल्डर, अपन छोटे छोटे शेयर होल्ड करते हैं और अपन ने मीटिंग किया, हमने बोला यार अपने को ना एक बैठाना चाहिए बंदा वहां पे बोर्ड में, एक बंदे को बैठाते हैं। तो आप क्या करोगे ना, आप एक नोटिस बनाओगे, आप नोटिस बनाओगे, सुनो एक बार इमेजिन करो, आप एक नोटिस बनाओगे कि हम 100 लोग हैं, ये हमारा नाम है, हम स्मॉल शेयर होल्डर है। कैसे पता चलेगा सर कंपनी को हम स्मॉल शेयर होल्डर है? तुमको बताना पड़ेगा कि तुम कितना शेयर्स होल्ड करते हो, और हमको बताना पड़ेगा कि भैया हमारा फोलियो नंबर क्या है। फोलियो नंबर मतलब क्या होता है सर? एक ट्रैकिंग नंबर होता है मेरा, जो अगर मैं रिलायंस में शेयर होल्ड करता हूं तो रिलायंस मेरे को एक फोलियो नंबर देगा कि भाई ये तेरा फोलियो नंबर है। तो हम जैसे ही रिलायंस को फोलियो नंबर देंगे ना, वो चेक कर लेगा कि शुभम कितना शेयर होल्ड करते हैं। तो अपन सब मिलेंगे सर, अपन एक नोटिस बनाएंगे जिसपे अपन लिखेंगे हम 100 लोग हैं, हमारी शेयर होल्डिंग ये है, हमारी फोलियो नंबर ये है, हमारा एड्रेस ये है, और हम लोग सब लोग साइन मार देंगे। हम बोलेंगे हमारा एक बंदा है राजकुमार मोदी, मोदी जी को हम रिलायंस में अपॉइंट करना चाहते हैं। वो मोदी जी नहीं जो छुपे हुए अपॉइंटेड है ऑलरेडी रिलायंस में, ना वो तो अलग चीज है। हम एक ओरिजिनल मोदी को आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बैठाना चाहते हैं, जो सिर्फ स्मॉल शेयर होल्डर के इंटरेस्ट का ध्यान दे। अब सर सुनो, हम क्या बोलेंगे, ये देखो ये एक बंदा है राजकुमार मोदी, इसका नाम ये है, इसका एड्रेस ये है, अगर ये आपकी कंपनी में शेयर होल्ड करता है तो उसकी शेयर होल्डिंग का डिटेल, वरना वो भी मत देना। जरूरी नहीं है सर जिस बंदे को हम अपॉइंट करने की बात कर रहे हैं वो आपकी कंपनी का शेयर होल्डर हो। क्या पता राजकुमार मोदी नहीं होल्ड करना चाहता शेयर्स, कोई लोड नहीं है, लेकिन हम होल्ड करने चाहिए, हम स्मॉल शेयर होल्डर होने चाहिए कंपनी के। तो सर हम बोलेंगे कि देखो राजकुमार मोदी को, सुनो तुमको थोड़ा ना दिखा देता हूं मैं, सोचना क्या, हम ऐसा नोटिस बनाएंगे सर। नोटिस का दो पार्ट होगा, एक पार्ट होगा हम कौन है, हम स्मॉल शेयर होल्डर है, हमारा नाम ये है, हमारा एड्रेस ये है, हमारा शेयर होल्डिंग इतना है, फोलियो नंबर इतना है, हमारा सिग्नेचर। अब हम बोलेंगे कौन से बंदे को हम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं। हम बोलेंगे भाई हमको ना राजकुमार मोदी को अपॉइंट करना है, तो हम राजकुमार मोदी का नाम लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे। अब सर सवाल ये है कि राजकुमार मोदी को स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनने के लिए स्मॉल शेयर होल्डर होना जरूरी है? नहीं सर, क्योंकि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनने के लिए आपको डायरेक्टर का क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपको शेयर होल्डर होने की जरूरत नहीं है। तो सर अगर इसका शेयर होल्डिंग है और अगर फोलियो नंबर है तो दे दो, पर नहीं है तो चलेगा। पर सर स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए आपका शेयर होल्डिंग और फोलियो नंबर होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि तुम शेयर होल्डर ही नहीं हो तो तुम किस मुंह से आके एप्लीकेशन दे रहे हो। तो सर अब हो गया, अब मोदी, राजकुमार मोदी ने भी साइन कर दिया, बोले हाँ भाई चल ठीक है। अब ये हो गया आपका सर नोटिस, ये नोटिस आपको कंपनी को 14 डेज बिफोर दी जनरल मीटिंग भेजना पड़ेगा कि भाई देख इस बंदे को ना हम अपॉइंट करना चाहते हैं आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। अब सर सुनो, अब मैंने सोचा, अपन ने मिलकर डिसाइड किया कि राजकुमार मोदी छोड़ अपन ना ऋतिक रोशन को बनाते हैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। क्या ही करना है, नाम डालना है, एड्रेस डालना है, गूगल से निकाल के डाल देते हैं यार। तो लॉ ने बोला मजाक नहीं है भाई, तुम जिस बंदे को स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करने की बात कर रहे हो ना, उसका वही 3 चीज दे दो जो हर डायरेक्टर का लगता है, डिन नंबर, डिक्लेरेशन दैट ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड, और तीसरा क्या है सर, कंसेंट टू एक्ट एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। मतलब तुमको अगर ऋतिक रोशन का नाम बोलने का है ना, तो तुमको ऋतिक रोशन से पूछना पड़ेगा, उसका कंसेंट लेना पड़ेगा, और ये जो तीनों डॉक्यूमेंट है ना वो आपको अपने नोटिस के साथ अटैच करना पड़ेगा कि भाई देख जिस बंदे का। तो हम बोले चल ठीक है, मतलब ऋतिक रोशन नहीं हो पाएगा, अपन आ जाते हैं वापस, राजकुमार मोदी का ही नाम दे देते हैं, और ये नाम दे करके हम भेज देते हैं। पर सर एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आता है, स्मॉल शेयर होल्डर तो 100 करोड़ भी हो सकते हैं, 10 करोड़ भी हो सकते हैं, जैसा मैंने आपको बोला 10 करोड़ स्मॉल शेयर होल्डर है, तो 10 करोड़ लोगों का तो एप्लीकेशन नहीं दे सकते ना। मान लो एक कंपनी में रियलिस्टिकली सोचते 5,000 छोटे छोटे शेयर होल्डर है, तो 5,000 स्मॉल शेयर होल्डर का एप्लीकेशन तो नहीं दे सकते ना यार तुम। तो लॉ ने बोला कि भाई देख हम ना एक लिमिट बताएंगे कि कितने लिमिट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर शुड गिव दी नोटिस। सो सर दी लिमिट इज, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 of total small shareholder, whichever is later earlier मत करना भाई, नंबर है तो लोअर और हायर होता है, बताओ whichever is लोअर। सर सुनो, अगर नहीं समझ आए ना कभी ये कॉन्सेप्ट, तो ना ऐसा सोचना कि भैया अगर हायर होता तो क्या सेंस बनता। मान लो अगर किसी कंपनी में 500 स्मॉल शेयर होल्डर हैं और तुम्हारे लिमिट के हिसाब से क्या है 1000 स्मॉल शेयर होल्डर और 1/10 ऑफ दी टोटल शेयर होल्डर, 1/10 कितना हो गया सर 50 स्मॉल शेयर होल्डर, विच एवर इज हायर लिख देते तो तुम भाई 1000 लाते कहां से,
तुमको तो 5000 ही स्मॉल शेयर होल्डर है ना, तो इसलिए सर लॉ सेज विच एवर इज लोअर। अब तुम सो रहे हो, अब तुम रिप्लाई नहीं कर रहे हो विच एवर इज लोअर। सुनो, विच एवर इज लोअर की लिमिट है सर, जो भी लोअर होगा उतना आपको। और सर एक चीज बता दे रहा हूं, लास्ट के 2 मिनट में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। अभी वाली चीज तो फिर भी चलो ठीक है। तो सर विच एवर इज लोअर की लिमिट है, जितना लोअर होगा उतने लोगों को नोटिस भेजना पड़ेगा 14 डेज के अंदर। नोटिस का फॉर्मेट है सर, नोटिस में आपको सारे शेयर होल्डर का नाम, शेयर होल्डिंग, एड्रेस और फोलियो नंबर देना पड़ेगा, और साथ में वो आपको डिक्लेरेशन और कंसेंट भी अटैच करना पड़ेगा। अब सर एक बात बताओ, जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होता है, इन्होंने एक लाइन लिखी है, मैं आपको दिखाता हूं। मैं आपको एक दिखाता हूं, एक सेकेंड। हम आ जाते हैं सेक्शन 151 पे, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर। देखो सर कितना लंबा प्रोविजन है। अ लिस्टेड कंपनी में have one director elected by such small shareholder in such manner and such terms as may be prescribed, and for the purpose of small shareholder director means such person having nominal value, जो भी हम बताएंगे सर, ये as may be prescribed में इन्होंने पूरा डिटेल डाले। अब सर सुनो, पढ़ो 4th पॉइंट एक बार पढ़ो सर। सच डायरेक्टर, कौन सच डायरेक्टर सर? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो है, शैल बी कंसिडर्ड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सब्जेक्ट टू his being eligible under subsection 6 of 149 and his giving a declaration of independence under section 149 subsection 7 of this act। सर अगर आप मेरे स्टूडेंट हो ना, तो मेरे को जिंदगी में ये डाउट कभी मत पूछना कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है क्या, क्योंकि सर थक जाओगे, आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा। आज मैं बता रहा हूं, सुन लो, समझ लो, जो डाउट है आज पूछ लो, आज खत्म करेंगे। सर सवाल यह है, क्या एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैंडेटरीली होता है कि ऑप्शनल होता है? ठीक है सर, उसके लिए मेरा जवाब है ये जो पॉइंट 4 है। पॉइंट 4 क्या लिखता है? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर शैल बी, मतलब मैंडेटरी है, शैल बी कंसिडर्ड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बट उसके बाद क्या लिखा है सर? सब्जेक्ट टू हिज बीइंग एलिजिबल अंडर 149 सबसेक्शन 6 एंड 149 सबसेक्शन 7। या तो तुम बोल लो मान ही लेंगे, या फिर तुम बोल लो कि अगर 149 6 और 149 7 का कंप्लायंस करता है तो मान लेंगे। तो सर लॉ में ना लैंग्वेज क्लियर नहीं है टू आंसर योर क्वेश्चन वेदर अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कैन बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इट इज अ ग्रे एरिया। आई कैन ऑल्सो प्रूव द आंसर इज येस, एट द सेम टाइम आई कैन प्रूव द आंसर इज नो। I will be very clear with you, it is a gray area। एग्जाम में क्वेश्चन स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है ना आया है ना आएगा, क्योंकि सर इंस्टीट्यूट को भी मेल लिखा गया और इंस्टीट्यूट ने भी बोला नहीं पता, इट इज अ ग्रे एरिया। तो सर लॉ का अगर आप 4 बार पढ़ोगे ना, कभी आप सोचोगे हाँ यार मैंडेटरी तो है, क्योंकि लॉ में क्या लिखा है? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सब्जेक्ट टू दिस कंप्लायंस। ठीक है, एक और प्रूफ मैं आपको नीचे दूंगा सर, वो समझना। सर ये क्या कह रहे हैं पता है? सब क्लॉज 5 पढ़ो, 5th पॉइंट पढ़ो, 5th पॉइंट पढ़ो। द अपॉइंटमेंट ऑफ एसएसडी शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 152। द अपॉइंटमेंट ऑफ एसएसडी शैल बी सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ 152, मतलब 152 का प्रोविजन आपको एप्लीकेबल होगा, एक्सेप्ट दैट सच डायरेक्टर शेल नॉट बी लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। वो डायरेक्टर जो है ना, वो रोटेशन से रिटायर नहीं करेगा। यश ने पूछा था क्या सर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में डालोगे? क्यों सर? क्योंकि यहां पे तो लिखा है विल नॉट रिटायर बाय रोटेशन। भाई सुनो, he will be included in the total number of directors, but you will not remove him, so you will classify him under non rotational director। मतलब जैसे ही आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक एसएसडी अपॉइंट करते हो ना, आपकी नॉन रोटेशनल डायरेक्टर की एक जगह खत्म हो गई, अब कम जगह बची सर, क्योंकि मैक्सिमम 1/3 है। ठीक है, सो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, बट विल बी कंसिडर्ड एज नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। सर प्लीज ये पॉइंट आपके समरी नोट्स में लिख लो, ये पॉइंट आपके समरी नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, एक लास्ट में 7th या 8th पॉइंट जो भी है ऐड करो 152 सबसेक्शन 6 के नीचे। क्लास खत्म होने के बाद कर लेना, अभी ध्यान में रखो कि आपको एक पॉइंट ऐड करो और वहां पे नीचे लिखो कि भैया स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर बट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रोटेशनल डायरेक्टर, ही विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। तो सर पहला चीज लिखा है सच डायरेक्टर शैल नॉट बी लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। दूसरा लिखा है सर उसका टेन्योर। अभी सुनो मैं आपको सिंपल बताता हूं, एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का टेन्योर क्या रहता है? सर मैंने बोला 3 साल। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अप टू 5 इयर्स रहता है, लेकिन स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का फिक्स्ड 3 इयर्स रहता है। क्या एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर 1 साल के लिए अपॉइंट हो सकता है?
नहीं। क्या एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर 5 साल के लिए अपॉइंट हो सकता है? नहीं, वो सिर्फ 3 साल के लिए अपॉइंट हो सकता है। क्या सर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का री अपॉइंटमेंट हो सकता है? क्या आप उसको री अपॉइंटमेंट कर सकते हो? द आंसर इज नो, ही विल बी अपॉइंटेड जस्ट फॉर 1 पीरियड ऑफ 3 years एंड आफ्टर दैट ही विल हैव टू गो फॉर अ कूलिंग ऑफ पीरियड। कितने समय के लिए ठंडा होने जाओगे सर? यू विल गो टू कूल ऑफ फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। मतलब क्या सर, आप आज अपॉइंट हो रहे हो तो आप फिक्स 3 साल के लिए अपॉइंट होगे, उसके बाद फिक्स 3 साल के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड के लिए जाओगे और उसके बाद वापस से अपॉइंट हो सकते हो। अब सर जब वापस से अपॉइंट हो गए तो कोई एसआर वेसआर का प्रोविजन नहीं है, नॉर्मल जैसे अपॉइंट होते हैं नोटिस वोटिस जाकर के वैसे अपॉइंट हो गए। ठीक है सर, कमिंग बैक टू आवर कंट्रोवर्सी, कैन अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? अब सर नीचे यहां पे इन्होंने एक पॉइंट लिखा है 6.7 जो आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, अ पर्सन अपॉइंटेड एज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर शैल वेकेट द ऑफिस इफ अ पर्सन अपॉइंटेड एज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, अगर आपने किसी को अपॉइंट कर दिया वो अपना ऑफिस खाली कर देगा अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन मीट होती है। पहला कंडीशन सर, अगर वो 164 में डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। 164 क्या है सर? डायरेक्टर का क्वालिफिकेशन। अगर आप 164 में क्वालिफाइड ही नहीं रहे अभी तो आपको ऑफिस खाली करनी पड़ेगी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की। दूसरा, अगर 167 में वेकेशन का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है। सर 167 अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वी विल रीड इन फ्यूचर, बट 167 क्या है सर? अगर आप कुछ हरकतें करोगे ना तो ऑफिस आपको खाली करनी पड़ेगी, आपको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। तो सर अगर आप 167 के अंडर आपका ऑफिस वेकेट हो जाता है ना तो आपको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टरशिप की भी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। एंड द लास्ट मोस्ट कंट्रोवर्शियल पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इफ द डायरेक्टर सीजेस टू मीट द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 149 सबसेक्शन 6। क्या बोल रहा है सर जगदीश? 5 मिनट और। क्या बोल रहा है सर? The director ceases to meet the criteria of independence as provided in 149 subsection 6। मतलब क्या सर, अगर 149 subsection 6 का इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया नहीं रहा तो आपको एसएसडी वेकेट करना पड़ेगा। इससे तो बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बन जाता है ना सर कि 149(6) नहीं है तो वेकेट करना पड़ेगा, मतलब आपको एसएसडी बन, आप एसएसडी इंडिपेंडेंट हो गया सिद्धार्थ, तो प्रूव हो गया ना। मैं आपको समझाऊंगा, सुनो सर। ऊपर लिखा है शैल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सब्जेक्ट टू 149 सबसेक्शन 6 एंड 149 सबसेक्शन 7, और यहां पे लिखा है अगर 149(6) का कंप्लायंस नहीं करोगे तो आपको एसएसडी का पोजीशन छोड़ना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं समझ गया। अब मेरे को एक जवाब दो सर, अगर एक बंदा है शुभम और वो जियो में अपॉइंट हुआ है सर, आज ही के दिन वो अपॉइंट हुआ है एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years एंड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। ठीक है, चलो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मान लो उसको 5 साल के लिए नहीं अपॉइंट करते, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको 2 साल के लिए अपॉइंट करते हैं, ओनली फॉर 2 years उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। अब सर मेरे को एक बात बताओ, अगर 2 साल को मैं टाइमलाइन ठीक कर देता हूं, 2 साल के लिए आपने उसको अपॉइंट किया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 3 साल के लिए वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है। मेरा सवाल है कि इसका 2 साल जब खत्म हो गया ना तो वो अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रहा, ही इज नॉट एनी मोर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसका रीअप्रूव नहीं हुआ अपॉइंटमेंट, कैन ही कंटिन्यू एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर? He is not an independent director anymore. Can he continue as a small shareholder director is my question. Can he continue as an independent director? Sir, the answer is no. क्यों सर? Because जैसे ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पोजीशन सीज हुआ उसका 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड शुरू हो गया सर। जब कूलिंग ऑफ पीरियड शुरू हो जाता है ना तो आप नहीं कंटिन्यू कर सकते एज एनी अदर कैपेसिटी एंड हेंस यू विल नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अब सर सेकेंड क्वेश्चन, 3 साल के लिए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था और 5 साल के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था। अब सर 3 साल का जब टेन्योर खत्म हो गया, 3 साल का जब टेन्योर खत्म हो गया, कैन ही कंटिन्यू एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आफ्टर दिस? 3 साल का जब टेन्योर खत्म हो गया, कैन ही कंटिन्यू एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आफ्टर दिस? द आंसर इज नो अगेन, बिकॉज आपका वापस से स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के पास भी बाद भी कूलिंग पीरियड है। तो सर अगर आप एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को मैंडेटरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोल दे रहे हो तो आप गलत नहीं कर रहे हो, क्योंकि सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो 5 साल के लिए होता है ना, तो मतलब आपको जबरदस्ती एक स्मॉल शेयर होल्डर भी ढूंढना है, आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी ढूंढना है, क्यों? तो सर लॉ इज नॉट क्लियर कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर मैंडेटरी है क्या। आप बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बना सकते हो, बट ये सारी चीजों का ध्यान रखना कि भाई जैसे ही स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर तेरा टेन्योर खत्म होगा ना तो रीअपॉइंट नहीं हो सकता, 3 साल के लिए छुट्टी। ठीक है,
सचिन पूछ रहा है क्या सर सेम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर उस कंपनी में कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद अपॉइंट हो सकता है? यस एब्सोल्युटली सर। वन लास्ट पॉइंट बिफोर आई कंक्लूड माय डिस्कशन, वन लास्ट पॉइंट सर, अगर आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन रहे हो ना, तो आप एक साथ मैक्सिमम 2 कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकते हो। उससे ज़्यादा 2 कंपनी से ज़्यादा वो 2 कंपनी जो सेम बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, उससे ज़्यादा कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं बन सकते। मतलब क्या सर? सुनो, अगर मैं रिलायंस पावर में एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट हो जाता हूँ ना, तो मैं रिलायंस पावर के बाद एक अडानी पावर में जाकर के जो दोनों सेम बिजनेस में है, कंपीटिंग बिजनेस में है, कन्फ्लिक्टिंग बिजनेस में है, वहां पे जाकर के एसएसडी बन सकता हूं। इसके बाद अगर मैं बोलूं ना कि मेरे को टाटा पावर में जाकर के एसएसडी बनना है, तो मैं टाटा पावर में जाकर के एसएसडी नहीं बन सकता। क्यों सर? समझो, एसएसडी ना इतना बड़ा सेक्शन नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, बट जब एक कंपनी, एक बंदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठता है ना, प्रॉब्लम ये होती है कि वो बंदा जा करके किसी कंपीटिंग कंपनी के अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठ जाएगा ना, तो वो हमारे इंपॉर्टेंट डिसीजन अडानी पावर को कम्युनिकेट कर सकता है। पर सर ठीक है, अभी 2 बिजनेस है, लेकिन 2 बिजनेस में हो गए ना, उसके बाद अभी तुम तीसरा बिजनेस मत लाना, नहीं तो पूरा कंफ्लिक्ट हो जाएगा कॉम्पिटिंग बिजनेस के बीच में। तो इसीलिए वी विल नॉट अलाउ दैट टू हैपन। अगर आपको कोई बंदा लाके हमारे बोर्ड में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बैठाना है, तो बस ये देख लो वो हमारे कंपीटिंग बिजनेस में कहीं इन्वॉल्व नहीं है भी तो एक बिजनेस में, कंपीटिंग बिजनेस में है, चलेगा, हम अपॉइंट कर लेंगे, लेकिन टोटल में 2 कंफ्लिक्टिंग या कंपीटिंग बिजनेस से ज्यादा कंपनी में आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं बन सकते। सर तो क्या टाटा पावर में जाके मैं कोई और डायरेक्टर बन सकता हूं, मतलब एक नॉर्मल डायरेक्टर? हाँ तुम तो बन सकते हो, लेकिन टाटा पावर आपको लेगा ही नहीं। वो बोलेगा, भाई टाटा पावर बोलेगा तू मेरी कंपनी में आके डायरेक्टर बनेगा, वो 2 कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है, तू उनके इन्फॉर्मेशन मेरे को देगा, वो अच्छी बात है, लेकिन तू मेरे भी इन्फॉर्मेशन वहां ले जाके दे देगा ना, मैं तेरे को बनाऊंगा ही नहीं। ठीक है? सो आई एम सो सॉरी यार, आई एम सो सॉरी, 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 आई एम सो सॉरी अबाउट दिस प्रोविजन। सुनो, वही मैं सोच रहा था, क्या 2 कंपीटिंग बिजनेस में कैसे हो सकते हैं? सर एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, सुनो 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 सुनो, यू आर राइट, यू आर राइट, सुनो 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 सुनो, नहीं नहीं यू आर राइट, समरी नोट्स इज राइट, सुनो सुनो, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी सर। मैं ये बोल रहा था कि आप एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 2 एसएसडी में हो सकते हो कंपीटिंग बिजनेस, 2 एसएस सॉरी आप 2 कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकते हो। ठीक है? आधे लोग, तुम लोग मेरे को रश कर रहे हो, सर खत्म करो खत्म करो खत्म करो, 2 मिनट और लूंगा, तुम मेरे को शांति से पढ़ाने दो, नहीं तो गड़बड़ होएगा बहुत। सुनो, हाँ अडानी में भी नहीं, सुनो सर, भूल जाओ जो मैंने बोला। कितने कंपनीज में तुम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हो सकते हो? तुम मैक्सिमम 2 कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हो सकते हो, और वो जो 2 कंपनी है ना, वो कॉन्फ्लिक्टिंग बिजनेस में नहीं होनी चाहिए। मतलब तुम अगर रिलायंस पावर में हो, तो तुम भले उसके बाद कोई और जाकर के टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन जाओ, लेकिन 2 कंपीटिंग या कॉन्फ्लिक्टिंग बिजनेस में तुम क्या नहीं हो सकते? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तीसरी कंपनी में तो तुम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हो ही नहीं सकते, बिकॉज द मैक्सिमम लिमिट फॉर अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इज 2 है, एंड दे शुड नॉट बी इन कॉन्फ्लिक्टिंग और कंपीटिंग बिजनेस। एक बिजनेस जो है, दूसरा वाला कोई अलग कैटेगरी ऑफ बिजनेस का होना चाहिए। मैक्सिमम 2 कंपीटिंग बिजनेस नहीं होना चाहिए। करेक्ट सिद्धार्थ, डिड यू गेट इट? सर दैट्स इट, आई थिंक जिनका हो गया वो जा सकते हो। मैं एक बार आपको बस फाइनली समराइज कर देता हूं सेक्शन 151 क्या है। सर आज की क्लास बहुत हेवी हो गई नहीं? सर सुनो, सेक्शन 151 क्या है? सेक्शन 151 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। सुनो ना सुनो ना सुनो ना, राजकुमार मोदी पूछ रहा है, आफ्टर कॉन्जिक्यूटिव पीरियड ऑफ 3 इयर्स, एक टर्म 3 इयर्स का जब खत्म हो गया, ही विल नॉट बी एसएसडी फॉर इवन इन दैट फॉर एवर इन दैट कंपनी। नहीं, आपका कूलिंग ऑफ पीरियड सिर्फ 3 साल का है, तो 3 साल के लिए आप अपॉइंट हुए, उसके बाद 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड है, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो। यश एक बार वापस से फ्रेम कर दोगे? आपका क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया, एक बार रुक जाओ, मेरे को एक बार 151 बस रीड करवाने दो आपको मेरी स्क्रीन से। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का प्रोविजन है सर, अ लिस्टेड कंपनी मे हैव वन डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर। स्मॉल शेयर होल्डर मतलब क्या होते हैं सर? वो डायरेक्टर जिनकी नॉमिनल वैल्यू 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, 20,000 है या उससे कम है चलेगा। क्या रीजन होता है सर? रीजन फॉर अपॉइंटमेंट नहीं है, ये प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट है।
क्या प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का? आप सुओ मोटो अपॉइंट कर सकते हो या फिर आपको शेयर होल्डर से नोटिस आएगा। कौन शेयर होल्डर, कितने शेयर होल्डर नोटिस देंगे सर? 1000 स्मॉल शेयर होल्डर और 1/10 ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर विच एवर इज लोअर। मतलब इसमें से इससे कम नहीं होने चाहिए, इससे ज्यादा आपको नोटिस आने चाहिए। कितने समय के अंदर सर? 14 डेज पहले नोटिस आ जाएगा। नोटिस में क्या क्या होगा मैंने आपको बताया, नाम, एड्रेस, फोलियो नंबर और आपका शेयर होल्डिंग, और आप जिसको प्रपोज कर रहे हो उसका डेन कंसेंट, और ही शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड। अब सर स्मॉल शेयर होल्डर विल बी कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर if eligible under 149(6) and 149 subsection 7. The small shareholder will not be liable to retire by rotation, although he will be included in total number of directors. टेन्योर क्या होगा सर? 3 consecutive years, not eligible for reappointment, cooling off period 3 years. He will vacate his office if disqualified under 164, vacation under 167 and 149 subsection 6. He will not hold the position of small shareholder director in more than 2 companies at the same time. Second company not in competing or conflicting business. I'm so sorry about this. ठीक है, कंपीटिंग या कंफ्लिक्टिंग बिजनेस में आप नहीं आ सकते और मैक्सिमम 2 कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हो सकते हैं। एक चीज समझो, SSD इज माय फेवरेट प्रोविजन सिंस 2018, जब से मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, और मेरे को इतना कंट्रोल है ये प्रोविजन पे, और आज अगर मैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस इफ आई कैन मेक दैट मिस्टेक, देन इट इज ऑब्वियसली ओके दैट व्हेन यू आर रीडिंग फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम आप बोल रहे हो, मैं कम से कम 15 बार पढ़ चुका हूं लॉ, पर फिर भी मैं अगर इसको कंफ्यूज कर रहा हूं तो आप भी कंफ्यूज हो सकते हो, विच इज वेरी अपेरेंट। Company is not bound to have small shareholder director even if notice of intent is received from small shareholder director. It is the discretion. ये सर लास्ट तक रुकने वालों के लिए एक बोनस पॉइंट है कि भाई देखो लिस्टेड कंपनी में लिखा है, में मतलब आप अगर चाहो तो अपॉइंट कर सकते हो। तो सर अगर स्मॉल शेयर होल्डर से नोटिस आ भी जाता है ना, तो भी यू आर नॉट बाउंड कि उनको अपॉइंट करना ही पड़ेगा। आपको लगता है अपॉइंट करना चाहिए तो आप अपॉइंट कर दो, आपको लगता है नहीं अपॉइंट करना चाहिए तो इट इज कंप्लीटली एन ऑप्शन फॉर यू। ठीक है सर, लास्ट टाइम आंसरिंग, क्या स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है? अगर आप मेरे को बोलोगे हाँ ना तो मैं मान जाऊंगा हाँ, अगर आप बोलोगे ना तो मैं मान जाऊंगा ना। आई डोंट हैव अ स्टैंड ऑन इट, आई एम नॉट सेइंग हाँ, आई एम नॉट सेइंग ना, आई एम सेइंग आई डोंट हैव अ स्टैंड ऑन इट। इट इज नॉट रेलेवेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वी आर नॉट डूइंग पीएचडी इन लॉ। इसका आंसर किसी को नहीं पता, ठीक है। अगर कोई टीचर बोलता है मेरे को पता है, वो गलत बोल रहा है, उसको नहीं पता, इट इज अ ग्रे एरिया एंड इट इज अ वेरी वेल एक्नॉलेज्ड फैक्ट बाय आईसीआई, उनको भी पता है ग्रे एरिया है, तो मत टेंशन लो प्लीज, ठीक है। अब सर टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्लास, पढ़ा नहीं रहा हूं मैं आपको, सिर्फ क्वेश्चन बैंक का होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 तक आपने किया था, प्लीज अपना एबीसी एनालिसिस खुद बनाओ। शिवम गर्ग इज हेल्पिंग मी बिल्ड एबीसी एनालिसिस फाइल, जो मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूंगा बाद में, लेकिन वो आपके रेफरेंस के लिए होगा, बिल्कुल भी आपको काम नहीं आने वाला। प्लीज मेरे को मत पोक करना, उसको शेयर करो, वो आपके लिए नहीं है। आपके लिए रेलेवेंट ये है, आप सारे क्वेश्चन करो, एबीसी खुद से डिसाइड करो अपना जो आपके लिए रेलेवेंट है। आज का होमवर्क प्लीज नोट कर लो सर। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। क्वेश्चन 10 एक्चुअली होल्ड करो, मैं आपको क्वेश्चन 10 कल क्लास में कराना चाहता हूं। सो क्वेश्चन 10 क्लास में करेंगे। क्वेश्चन 9 होमवर्क है आपका। क्वेश्चन 11 एब्सोल्युटली एन होमवर्क। ट्वेल्व होल्ड। मैंने बोला क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 15, 9, 11, सॉरी 14, 9, 11, 14, 15, 16, 9, 11, 14, 15, 16 इज योर होमवर्क सर। 12 में कराऊंगा, 13 आप कर नहीं पाओगे अभी फिलहाल। बस यही है सर आंसर। 9, 11, 14, 15, 16 इज योर होमवर्क। 9, 11, 14, 15, 16, बाकी मैं करा दूंगा और आप कर नहीं पाओगे आज, तो 9, 11, 14, 15, 16 इज योर होमवर्क। सर आपको मैं ना आज एक रिकॉर्डिंग का फोल्डर शेयर करूंगा, ठीक है,
वो रिकॉर्डिंग का फोल्डर, जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो, आप 24 फरवरी का जा करके टेलीग्राम पे सर्च करना, चैनल में आपको रिकॉर्डिंग का मेरा एक ड्रॉप बॉक्स का लिंक मिलेगा, जहां पे मैंने अभी तक जितने ऑडियो क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं सेक्शन वाइज वो डले हुए हैं। जो नहीं रिकॉर्ड किया है वो मैं कोशिश करूंगा रिकॉर्ड कर करके डालते रहें, पर अभी तक जो रिकॉर्डेड है वो आपको उसमें मिल जाएंगे, जो बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। और बाकी स्टूडेंट्स आपके लिए बता दूं, चैप्टर 1 का जो यूट्यूब रिवीजन वीडियो है वो ओपन है, तो वो आप देख सकते हो। और जैसे ही अपना चैप्टर 1 खत्म होगा ना, हम पूरा एक बार रिवाइज करके एक फ्रेश वीडियो भी बना लेंगे। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, आई विल एंड द सेशन एंड आई विल सी यू टुमारो। जिनका डाउट है रुक जाओ, जिनको जाना है वापस चले जाओ।